बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, जुम्मा मुबारक। मैं हूँ मोहम्मद जुनैद अली। मैं हूँ ईशाल इत्नान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं सैफ अली खान की। कौन नहीं जानता, नवाब पटौदी ख़ानदान के साहबजादे और छोटे नवाब के नाम से मशहूर हैं, नवाब भी कहलाए जाते हैं। और जो कल उनके साथ वाक़या पेश आया और जिस तरह से अफसोसनाक वाक़या है, उन्हें बड़े गहरे ज़ख्म आए। बिल्कुल 3 ज़ख्म बताए जा रहे हैं। 6 ज़ख्म आए हैं और छुरी के वार से, जिसमें से 2 से 3 गहरे भी हैं। और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल बनी है। रात 3 बजे के लगभग जिस वक्त अपने घर वापस आए हैं सैफ अली खान और करीना कपूर, तो ये घात लगाए शख्स पहले से मौजूद था। बताया जाता है कि इनके बच्चे दोनों पहले से ही घर पे मौजूद थे। इनकी जो एनी थी, यानी कि जो उनकी मेड थी, वो घर पे पहले से मौजूद थी। ये आपको मनाज़िर दिखाए जा रहे हैं, ये इस इंसिडेंट के बाद के हैं। करीना इस वाक़े के कुछ देर बाद आई हैं, जब ये हो चुका था, और वो भी परेशान दिखाई दे रही हैं मुलाज़मों के साथ। उनको बताया जा रहा है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। ये वो फुटेज है जनाब, सीढ़ियाँ उतरते हुए। ये वो हमलावर है जो कि ख़ुद भी यंग लग रहा है और इसके साथ हाथापाई हुई है। सैफ अली खान ने रेजिस्ट किया है और फिर इसका फेस इसने कवर करने की कोशिश नहीं की है। बड़ी यंग एज का ये बच्चा लग रहा है जिसने हमला किया। बच्चा तो नहीं, लेकिन नौजवान लग रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है। और एज का सैफ अली खान खुद भी एथलीट, उनकी बॉडी है, बॉडी बिल्डर भी हैं वो, और एनर्जेटिक हैं। और अगर आप देखें तो घर से कहा जा रहा है, जो इब्तदाई तहकीकात की गई हैं उसमें कहा जा रहा है कि घर के अंदर से किसी ने रहनुमाई मुमकिन तौर पे ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी इतनी हाई अलर्ट है उस एरिया की और उस बिल्डिंग की। बांद्रा का इलाका जहाँ पे आसान नहीं था। बिल्कुल बांद्रा का इलाका है मुंबई में, जहाँ पे बहुत सी तकरीबन लगभग जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं बॉलीवुड की, वो बांद्रा में ही रिहाइश पजीर हैं। और एक पोश इलाका है बिल्कुल, और हाई सिक्योरिटी जोन है, भी वहाँ हाई सिक्योरिटी जोन है। करीना कपूर ने रिक्वेस्ट की है कि एक तो वो दुआ करें सैफ अली खान की सेहतियाबी के लिए। उन्होंने बताया कि वो ख़तरे से बाहर है उनकी हालत, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी थोड़ी प्राइवेसी का भी ख्याल, क्योंकि लोग कंसर्न तो हैं, लेकिन उनके घर के बाहर तांता बांध देना और उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना यकीनी तौर पर ये उनके लिए परेशानी का बायस होगा। लेकिन इशारा एक और चीज़ भी बड़ी ज़ेर बहस है कि एक तसलसल के साथ हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट किया जाना, सिद्धू मूसेवाला का कत्ल होना, बाबा सिद्दीकी का कत्ल हो जाना, फिर सलमान खान को लाइफ थ्रेट्स, उनको जान से मारने की धमकियां बिश्नोई गैंग की तरफ से, और अब सैफ अली खान के घर पे बांद्रा के इलाके में इतने हाई सिक्योरिटी जोन में किसी शख्स का पहले से मौजूद होना, घात लगाया जाना, ये क्या मैसेज दिया जा रहा है? फिल्म इंडस्ट्री के इसके अंदर एक खौफ इस वक्त पैदा हो चुका है। अगर ये लोग महफूज नहीं है तो फिर आम शहरी वहाँ पे कैसे महफूज है? कि जो पहले से वाक़यात हो रहे हैं, बार बार उन वाक़यात को देखते हुए इस बार जो तमाम फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, तमाम सेलिब्रिटीज़ हैं, वो परेशानी, हम भी दुआगो हैं उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए। अल्लाह ताला उनको जल्द हो जाए और जल्द अपने फैंस को खुद वो आके बताएं कि वो अब ठीक हैं। हम अपनी टॉप 5 स्टोरीज़ की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि बुध और जुमेरात की जो दरमियानी शब को वाक़या पेश आया, उसके हवाले से हमने बात की है। उसके बाद आपको बताएंगे दर्जनों तारकीन वतन कश्ती के जरिए स्पेन जाने की कोशिश में गहरे समंदर में डूब गए हैं, और ये वाक़या पहली बार नहीं हुआ। एक बार फिर से जो लोगों के सौदागर हैं, जानों के सौदागर हैं, उन्होंने अपना कारनामा कर दिखाया है। और ये कहा जा रहा है कि हादसा जिसको बताया जा रहा है ये डेलिब्रेटली किया गया है, ये जानबूझ के किया गया है। इसमें कौन मुलव्वस है? क्योंकि पहले भी गिरफ्तारियां हुई थी, कहा गया था कि मास्टरमाइंड पकड़ा गया है जो इस नेटवर्क को चला रहा था, जो इंसानी स्मगलिंग का जिम्मेदार था। लेकिन फिर भी इस तरह के वाक़यात होना, मुसलसल इंसानी स्मगलिंग को ना रोके जाना, कौन जिम्मेदार है? इस पर बात करेंगे तफसील के साथ। और फिर बात करेंगे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 में कौन कौन शामिल है, क्या क्या तब्दीलियां की गई हैं, कितना मोरल अप है हमारे प्लेयर्स का, और अपने ही मैदान पे कितना ज़रूरी है ये शिकस्त देना हरीफों को, वेस्ट इंडीज़ की टीम को। इस पर बात होगी। और फिर बात होगी बड़ी डेवलपमेंट की, हमारे नाज़रीन के इल्म में है इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाना है फाइनली। और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 में पाकिस्तान मुआशी सूरत हाल उसकी काबिले इत्मीनान दिखाई देती है। आशारिये बेहतर हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि 2025 का साल मुआशी सूरत हाल के लिए बेहतर साल साबित होगा। और इसके साथ ही साथ हम आपको बताएंगे स्पेशल बच्चों के हवाले से कि बाकायदगी से वर्जिश और उनकी जिस्मानी, जज्बाती और इल्मी नशोनुमा पर कितना गहरा असर डाल सकती है। ये बहुत ही अहम इशू है।
हमारे बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि इस रोग की वजह से, बच्चों की इस परेशानी की वजह से बहुत ज़्यादा आजमाइश से गुजरते हैं। तो इन बच्चों को किस तरह से नॉर्मल बनाया जा सकता है, किस तरह की थेरेपीज़ मुमकिन हो सकती हैं, एक्सपर्ट्स आज के प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। इन सारे इशूज़ पर बात करेंगे, लेकिन आगाज़ कर लेते हैं अफसोसनाक वाक़े से। यूरोप जाने के सुहाने ख्वाब एक बार फिर से गहरे पानी की नज़र हो गए और स्पेन जाने वाली कश्ती को हादसा पेश आया, जिसमें लगभग 44 पाकिस्तानी हैं और 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन हैं जो हलाक हो गए हैं। मराकशी हुकाम ये बताते हैं कि कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारकीन वतन सवार थे और हादसे का शिकार जब ये कश्ती हुई तो 2 जनवरी को स्पेन के लिए ये रवाना हुई थी। फिर ये पाकिस्तानी 4 माह कबल यूरोप जाने के लिए अपने अपने घरों से रवाना हुए थे। 4 माह पहले जब ये अपने घरों से रवाना हुए तो कौन से सुहाने ख्वाब वो लेकर यहाँ से रवाना हुए? एक रिपोर्ट देखते हैं इस बारे में, फिर इस पर बात करते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी है। फ़याज़ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं स्पेन से, उन्हीं से जान लेते हैं। फ़याज़ मलिक, आपको वेलकम टू शो कहेंगे। फ़याज़, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, एक बार फिर से हम इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। ये उससे भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि बार बार ये वाक़यात इस तरह के पेश आना, और इस बार बताया जा रहा है 44 पाकिस्तानी जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। कश्ती को पानी में उतरने से पहले वहाँ पर ना ट्रैक किया जाना कितना बड़ा सिक्योरिटी लैक है। और साथ में ये भी बताएगा क्या ये वाकई हादसा है या जानबूझ के ये हादसा किया गया या उन्हें डुबाया गया? जी, बहुत शुक्रिया। ये बहुत अफ़सोसनाक वाक़या जो पेश आया है इस मगरबी रूट पे, जिससे मोरितानिया से जो कश्ती निकली है स्पेन के लिए, और इसमें 44 पाकिस्तानियों समेत 50 के करीब लोग जो हैं, 50 बल्कि 50 के करीब उनकी बाजी हार गए हैं। तो इसमें ये है कि ये रूट बड़ा ख़तरनाक रूट है। पाकिस्तानियों ने इसको रिसेंटली इख्तियार किया है इस सफ़र के लिए। इससे पहले वो वेस्टर्न जो है मेडिटेरियन और सेंट्रल मेडिटेरियन, ईस्टर्न मेडिटेरियन से ज़्यादातर पाकिस्तानी जो हैं वो यूरोप दाखिल होने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन पिछले 1 साल की जो रिपोर्ट्स हैं, जो तंजीमें काम करती हैं इसके लिए, समंदर में जो तंजीमें काम कर रही हैं इंसानी हुकूक के लिए या इन लोगों के हुकूक के लिए बात करने वाली, उनके मुताबिक 2024 में इस रूट पे बतदरीज लोगों की जो आमद है उसमें इजाफा हुआ है, जिसका जो ये नतीजा है। तो ये रास्ता बड़ा पुरखतर आप बता रहे हैं कि ये इंतहाई खतरनाक रास्ता है। फिर यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि कश्ती उलटने से पहले ही बहुत सारे लोग बीमार हो चुके थे। जो एक ऐनी शाहिद है, जो बच गया जाने वाला शख्स है, उसने जो बताया अपने लवाहिकीन को, ये बता रहा है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग तो सर्दी की वजह से वैसे ही बीमार हो चुके थे, जिनको ज़बरदस्ती समंदर में फेंक दिया गया और कुछ को तशद्दुद करके मार दिया गया। तो एग्जैक्टली वाक़या क्या है, उसकी तफसीलात थोड़ी शेयर कीजिएगा। ये तफसीलात जो है, जो बयान देखने में आ रहा है, ये 2 अलग-अलग वाक़यात महसूस होते हैं। अगर आप इसको जो पाकिस्तान के मीडिया में जो रिपोर्ट किया जा रहा है या जिस तरह से उसको पेंट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो इस पे तो तहकीकात होनी चाहिए। जो यहाँ दिखाया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है, वो कश्ती को हादसा है। और ये जो तंजीम है वॉकिंग बॉर्डर्स, उनके मुताबिक ये 2 जनवरी को ये कश्ती निकली है और करीब 13 दिन ये पानी में रहे हैं। ये कश्तियाँ जो इस्तेमाल की जाती हैं इस काम के लिए, या बहरी बेड़े जहाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, वो बहुत नाक़िस होते हैं और ये खुले समंदर में ज़्यादा गहरे पानी में ये चलने के काबिल भी नहीं होते। अच्छा तो फैज़, ये हम शायद देखते हैं कि इसलिए कोस्ट गार्ड की कार्रवाइयाँ भी उस वक्त सामने आती हैं जब समंदर बुर्द हो जाती है, गर्क हो जाती हैं, कश्तियाँ डूब जाती हैं। उससे पहले जब समंदर की कोई हदूद नहीं रखी गई हैं या वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं तैनात की गई है, या कोस्ट गार्ड उस वक्त कहाँ पर होती है जब ये पानी में गैर कानूनी तौर पर जो कश्तियाँ काबिल भी नहीं है इसके वो पानी में उतर सकें, वो इतने अफराद को बिठाकर पानी में उतर जाती हैं इलीगली, उस वक्त कोस्ट गार्ड कहाँ पर होता है? इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत सारे जो साहिली इलाके हैं, वहाँ से इन छोटी कश्तियों के ज़रिए दाखिल हुआ है। बहुत बड़ा बहरी जहाज़ हो तो वो तो प्रॉपर पोर्ट से होगा, तो ये दाखिल हो सकते हैं। जब ये खुले समंदर में आ जाते हैं तो फिर ये आप अलमिया कह लीजिए कि जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, वो यही कोशिश करते हैं कि इसको दूसरे देखें, हम ना देखें। उससे वो नज़रें चुराने की ये भी कोशिश बताइएगा करते हैं। फयाज के मकामी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है इस वाक़े को लेकर? क्या ये हादसा है या जानबूझ के इस कश्ती को हिट किया गया या डुबाया गया? क्योंकि ये इंसानी स्मगलिंग का मामला था, गैर कानूनी तरीके से ये लोग मूव कर रहे थे यूरोप में। जी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये 2 अलग-अलग तस्वीरें नज़र आती हैं। यहाँ जितना भी इस हवाले से मीडिया पे रिपोर्ट किया जा रहा है, उसकी बुनियाद
वो जो खातून है वॉकिंग बॉर्डर की जो जिम्मेदार हैं, उनकी एक ट्वीट है, उसके अच्छा। बाद ये मीडिया पे रिपोर्ट हुआ। सब उसकी बुनियाद सिर्फ वो ट्वीट है, और और उस उसके ट्वीट में क्या मुताबिक ये बताया है गया कि है? उस ट्वीट में उन्होंने ये बताया था कि मैंने 6 दिन पहले जो मुतल्लिका बॉर्डर एरियाज़ के ममालिक हैं, तीनों चारों ममालिक हैं, उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि ये लोग, इन्हें ज़रूरत है, ये फँसे हुए हैं और 13 दिन से ये फँसे और हुए हैं। गवर्नमेंट ने इस पे तो कोई रिस्पांस नहीं दिया। फाइनली ये जिनके इलाके में थे, मराकश, मरोवेकोस, उन्होंने फिर वो वहाँ पहुँचे हैं और यही बताया गया, जो उन्होंने टर्म यूज़ की है उसका मतलब यही है कि कश्ती को हादसा, यानी कश्ती का डूब जाना उन्होंने अच्छा, बताया यानी है। कि जिस तरह 13 से दिन से ये लोग फंसे हुए थे, ये ट्वीट होती है, उसके बाद जब वहाँ पे पहुँचता है अमला या कोस्ट गार्ड की टीमें, तो ये हादसा हो चुका होता है। यानी कि इसको या तो ताख़ीर से इमदाद पहुँची है या फिर जानबूझ के इंतज़ार किया गया है कि कोई हादसा हो जाए। क्या ऐसा तासुर मिल रहा है? ये मुबहम है, ये वाज़ेह नहीं है। वो ट्वीट करती हैं कि 50 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं, 13 दिन की अज़ियत सहकर खुले समंदर में वो इंतज़ार करते रहे हैं कि उनकी मदद को कोई पहुँचे, और बिलाखिर वो खुद भी बता रही हैं कि 6 दिन पहले से इन सबको इन्फॉर्म कर दिया गया था। अच्छा, ये तो बताइए आप फयाज, फयाज, थोड़ा-सा ये थोड़ा-सा आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहाँ पर मकामी लोग कौन है? ये कोई रैकेट है? क्या मराकश का, स्पेन का मकामी नेटवर्क है जो इस इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस है, या जिस तरह पिछला केस था जिसमें कुछ पाकिस्तानी भी मुलव्वस थे जो यहाँ से ऑपरेट करते थे और फिर कुछ लोग वहाँ से फैसिलिटेट करके इस स्मगलिंग को यकीनी बनाते थे? ये रैकेट किस तरह से काम कर रहा है? क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ इस वाक़े के बाद? देखिए, ये इसमें हिस्पानवी लोगों का मुलव्वस होना तो मंतकी नहीं है। ये तो बॉर्डर में दाखिल होते हैं, उस तरफ से आते हैं, यानी अफ्रीका से आते हैं, उस साइड से ये लोग आते हैं। वैसे इस काम में पूरी दुनिया में लोग मुलव्वस हैं, ये पैसे का लेन-देन है। इसके लिए अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है, पता चलाना है, तो ये तो करोड़ों रुपए का ये खेल है। तो इसका आगाज़ वहाँ से होता है जहाँ से वो लोग निकलते हैं, रवाना अच्छा होते हैं, वहाँ पे। फयाज, जी। ये हम देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं उसमें भी बार बार ये बताया जा रहा है कि कोस्ट गार्ड को भी मतला कर दिया गया था, सिक्योरिटी इदारों को भी बता दिया गया था, फिर उसके बावजूद ताख़ीर जो हुई उसकी वजह क्या थी, और फिर जो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर लोग 13 दिन से फंसे हुए थे, वो आगे मूव क्यों नहीं कर रहे थे? कश्ती में कोई ख़राबी थी या पानी बहुत तेज़ था, बहाव उसका बहुत तेज़ था? किस वजह से वहाँ से 13 दिन तक वहीं पर मौजूद रहे, ना वो वापस पलटे और ना ही वो आगे मूव कर सके? जी, ये बताया जा रहा है कि वो इस हालत में नहीं थी कि उसको चला के ले जाया जा सकता, उसकी मोटर खराब हो चुकी थी, और फँसने का मतलब ये है कि वो अब पानी के रहमो-करम पे थे। जहाँ पानी गहरे समंदर में जिस तरफ उन्हें लेके जा रहा है, वो ट्रैक किए जा रहे हैं कि यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, और फयाज, जितने भी लोग कश्ती पे थे उनकी तादाद सामने आई, उनकी तफसीलात सामने आई? क्या सब बालिग थे या कुछ फैमिलीज भी थी, कुछ ख़वातीन या बच्चे भी थे? और क्या तमाम इस हादसे की नज़र हो गए या किसी को रेस्क्यू किया जा सका? एक नौजवान जो है वो कम उम्र बताया जा रहा है, बाकी तमाम बालिग मर्द और अच्छे रोज़गार की तलाश में जाने वाले लोग थे। और एक किसी को जिंदा नौजवान भी कम बचा उम्र लिया बताया गया जा है? रहा है। जी, ये 36 लोग हैं जिनको बचाया गया है, और ये मोरक्को में हैं, मराकश में हैं। अच्छा, इनको किस तरह से बचाया गया है? क्योंकि हादसा पेश आ जाने के बाद क्या ये समंदर से निकाले गए हैं जिंदा हालत में? क्योंकि उनके कोस्ट गार्ड के वहां तक पहुंचने तक, सिक्योरिटी अमले के वहां पहुंचने तक, रेस्क्यू टीमों के पहुंचने तक तो हादसा पेश आ चुका हुआ था। जी, ये जिस तरह से बताया जा रहा है उससे यही लगता है कि वो बेयारो मददगार पड़े हुए थे वहाँ पे, और शायद फिर कश्ती उलट गई है या वो टूट गई है, जो इतने दिन वहाँ रही है। तो फाइनली जब ये 6 दिन पहले से इन्हें इन्फॉर्म तो था, ये वॉच तो कर रहे थे उसको, और फिर जब ये पहुँचे हैं तो ये कहा जा रहा है कि 50 हलाकतें हो चुकी थीं, और जो बाकी 36 लोग हैं उनको फिर जाके इन्होंने बचा लिया है। तो फयाज, इस वक्त वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? इस हवाले से पहले भी हमने बात की तो आपकी तरफ से हमें बताया गया कि टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो कि इंसानी स्मगलिंग को रोकने की कोशिश करेंगी अब, या उनको उसको यकीनी बनाएंगी कि कोई इस तरह से जान ना जा सके और उनको डिपोर्ट किया जाए या किसी भी तरीके से उनके ममालिक में उन्हें वापस भिजवाया जाए। फिर क्या वजह है कि इस तरह के हादसा जो है वो आए रोज़ हम देखते हैं? वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो किस तरह के इकदाम कर रही है? क्या कोई इस हवाले से कोई टास्क फोर्स तैयार की गई है या कोई इकदाम हो भी रहे हैं या फिर सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं? और ये भी फयाज इसमें ऐड कर लीजिएगा कि क्या इस वक्त भी एक बड़ी तादाद गैर मुल्की तारकीन की वहाँ पर मौजूद है जो इसी तरह से ट्रैवल करने के ख्वाहिशमंद हैं?
जी, जहाँ तक ये इसका ताल्लुक है कि क्या इक़दामात किए जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन में इस पे बात होती है, इसके लिए फंड मुख्तस किए जाते हैं और इसके लिए हिकमत अमली इख्तियार की जाती है और फिर ये सियासत का एक बहुत गर्म इश्यू है जिसके ऊपर लेफ्ट और राइट जो है वो बढ़ चढ़ के बातें करते हैं और एक दूसरे को काउंटर करते हैं। तो इनके लिए ये एक सियासी इश्यू है। आप अंदाज़ा कीजिए कि पिछले साल 2,39,000 लोग इन 5-7 जो रूट्स हैं, इनमें से दाखिल हुए हैं। ये वाला जी, जहाँ हादसा हुआ है, यहाँ पिछले 1 साल में 47,000 लोग पहुँचने में कामयाब हुए हैं और जाने में। 10,000 से कुछ ऊपर लोग जी, पहुँच जाने में कामयाब हुए हैं और हुँ। 10,000 से कुछ ऊपर लोग जो है उनकी अमवात हुई हैं, जो तकरीबन 30 लोग तो रोज़ाना की फ़याज़ अब जो बुनियाद पे मर चुके आपको मिले कि हैं लोग मर रहे हैं। उनके लवाहिकीन के साथ राब्ता कर लिया गया है, कब तक उनकी डेड बॉडीज़ पाकिस्तान पहुँचाई जाएँगी और जो ज़िंदा बच जाने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, उनको कब तक पाकिस्तान वापस पहुँचाया जाएगा? क्योंकि इस वक्त तो सबसे तकलीफ़ में उनके लवाहिकीन होंगे, जिनके प्यारे जो है वो इस कश्ती में डूब गए हैं, इस हादसे में डूब गए हैं, तो और उस हवाले से भी बताइए। डेड बॉडीज रिकवर भी हुई या नहीं अभी तक? जी, ये बहुत तकलीफ़देह उनके लिए लम्हात हैं लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली ये सारे लोग जो हैं वो बचाए उस तरह से बॉडीज़ निकाली नहीं गई हैं। हुँ। ये हुँ। इस बुनियाद पे कहा गया है कि एक तादाद आपको पता है कि 86 लोग निकले हैं और 36 आपके पास हैं तो 50 जो हैं वो आप उनको कह लें कि ये इनकी अमवात हो चुकी हैं। ये इस हुँ। तरह से नहीं है कि डेड बॉडीज़ मिल गई हैं और ये पहुँचाई जाएँगी। ये जो बड़ा मिल ही गए हैं तकलीफदेह मरहला है। उनकी बहुत जी, शुक्रिया बिल्कुल। स्पेन से हमें फ़याज़ मलिक रहे थे। वहाँ के लिए सियासी मसला है, यहाँ के इंसानी अलमिया हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से एक बार फिर से नोटिस लिया गया है। उनका ये कहना है कि करारवा की सज़ाएँ मिलेंगी, ऑपरेशन पहले ही चल रहा है। लेकिन ये सिलसिला नहीं रुक रहा और वही बात जो हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं, अपने नाज़रीन को बता चुके हैं कि यहाँ से लीगली लोग ट्रैवल करते हैं मराकश के लिए। मराकश से एक नया रूट दरियाफ्त हुआ है, इंसानी स्मगलर्स इसको इस्तेमाल करते हैं। सैकड़ों कीमती जानें जा चुकी हैं और कई ऐसे लोग अब भी इस रास्ते पे जाने के मुंतज़िर हैं, जिनमें से बहुत सौ को ये भी नहीं पता होगा कि वो इंसानी स्मगलिंग के जरिए वहाँ तक पहुँचे। वो अच्छे मुआवजे देके 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए देके वहाँ पर पहुँचते हैं और उनको पता नहीं होता कि वो ज़िंदगी भर की लेकिन जमा हम पूंजी तो मौत की नज़र करने जा रहे हैं। ये रिक्वेस्ट करेंगे उन वालिदैन से या उन बच्चों से जो जाना चाहते हैं पाकिस्तान छोड़कर, अगर आपके पास लीगल वे है तो आप जाइए, अदरवाइज आपको इस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर अपने आप को मौत के मुंह में डालने की बिल्कुल, जरूरत नहीं उसको है। वेरीफाई अपने कीजिए। आप को यहाँ पर रहते हुए आप नए नए मौके भी ढूंढ सकते हैं और आप मेहनत कर सकते हैं। अपनी जान गंवाने के लिए आपको किसी दूसरे मुल्क में जाने की जरूरत और गवर्नमेंट को ये जो क्रैकडाउन है, FIA की जिम्मेदारी है, जिस भी इदारे की जिम्मेदारी है, इसको फौरी तौर पे पाए तकमील तक पहुंचाना होगा। इन तमाम अनासर का कला कमा करना होगा, इन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचा के ऐसी सजाएं देनी होंगी जो इबरत का निशान हो, जो इंसानी जानों के साथ खेलने से बाज आ जाएं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात होगी स्पोर्ट्स की। आज अहम मैच है, पाकिस्तान इस पर और बात वेस्ट करेंगे। इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट होने जा रहा है, तो उसी हवाले से भी तफसील से होगी बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में आप एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। जज नासिर जावेद राना डयाला जेल में महफूज फैसला सुबह 11:30 बजे सुनाएंगे और इससे कबल फैसला सुनाने की तारीख जो है वो 3 बार तकरीबन मुअख्खर हो चुकी है। इस बार फैसला तो देखते सुनाया हैं जाना है, देखते हैं। हाँ, इस बार फैसला आता है या नई तारीख आती है। हमारे साथ मौजूद हैं सजाद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी। आपको वेलकम कहेंगे मीर साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो ये बताएगा तवक्कुआत क्या है, आज फैसला आएगा या नई तारीख आएगी, फैसला क्या मुतवक्के है, आपको क्या लग रहा है? ये जैसे तासुरात पैदा हो रहे हैं और अंदाज़ा हो रहा है और बातें की जा रही हैं और जेल से भी बातें आ रही हैं, इमरान खान की भी, उनके मुखालिफों की भी, मुख्तलिफ मीडिया के लोगों की भी, उसे तो यही लगता है कि फैसला गालिबन ये सुनाया जाएगा कि उन्हें सज़ा हो जाएगी। अच्छा। और इसीलिए लटकाया गया था कि फैसला क्योंकि नेगेटिव आना था, इसलिए कोशिश की जा रही थी कि उनके ऊपर एक तलवार लटकी रहे और इस लटकी हुई तलवार के ज़ोर पर जो मुज़ाकरात हैं उसकी मेज़ पर बैठ सकें। वो जी। मुज़ाकरात की मेज़ पर तो बैठ गए हैं, लेकिन साफ कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, ये कुछ सियासी मामलात के हवाले से हो रहे हैं और जो उनकी कोई गुफ्तगू हुई है आर्मी चीफ के साथ, वो सिर्फ़ सिक्योरिटी के मामलात के लिहाज से है। तो इस सही। लिहाज से सज़ा होनी उनको यकीनी लगती है और यही महसूस होता है कि सज़ा हो जाएगी
और जो खबरें नशर भी सजा की हो जाती हैं। जाएगी फयाज साहब, लगता ये है कि आपने कहा कि सजा हो जाएगी। सजा की अगर बात कर ली जाए तो क्या क्या सजा हो सकती है, क्या समझ रहे हैं आप कि किस चीज का सामना इस वक्त इमरान खान साहब को करना पड़ सकता है? सजा तो ज़ाहिर है कि ये इस तरह के मुकदमा की सजा सिर्फ एक कैद की सजा ही हो सकती है, उसके अलावा कोई सजा नहीं हो सकती। हम्म। कोई मौत की सजा तो हो नहीं सकती, और सजा ये करप्शन की हो सकती है, सजा ये बदयांती की हो सकती है, हम्म। सजा ये इस बात की हो सकती है कि आपने जो पैसा वहाँ से आना था, स्टेट का पैसा था, उसको आपने मिसयूज़ किया है। सजा इस बात की हो सकती है कि आपने काबीना में गलत स्टेटमेंट दी है और लोगों को गलती में डाला है, और गलती में डालकर अच्छा, उनको गलत मीर बयान। साहब, क्या बुशरा बीबी को भी कंबाइन सज़ा होगी या वो शायद इससे बच पाएंगी? आपका एनालिसिस क्या कहता है? और साथ में क्या इस सज़ा के बाद जो मुज़ाकराती अमल है वो बिल्कुल सबोताज हो जाएगा, या फिर वो जिस तरह से बढ़ रहा है आगे और उसमें पेशरफ्त होती दिखाई दे रही है, वो हो पाएगी साथ साथ? बुशरा बीबी का तो मैं इस मसले पे कुछ नहीं कह सकता, सजा उसको इस मसले पे होती है कि नहीं होती। हम्म। मसले पे होती तो होती है कि वो उस ट्रस्ट की, यानी कि ट्रस्टी भी हैं, जी, वो है, अलकादिर और ट्रस्ट की। इमरान कोई, यानी बेनिफिशियरी दो ही हैं, अगर हम्म। बेनिफिशियरी गिना जाए। वो कहा कहते हैं कि ट्रस्टी जो होता है बेनिफिशियरी नहीं होता। लेकिन वो और पब्लिक टेक्निकल ऑफिस होल्डर नहीं थी तो शायद वो बच जाए, ऐसा हो सकता है? ये ऐसा हो सकता है, लेकिन ट्रस्टी तो है ना जी वो। तो हम्म। ट्रस्टी का होना हमारे यहाँ गिना जाता है कि बेनिफिशियरी नहीं है। कानून की हम्म। ज़ुबान में ऐसा ही है। लेकिन हम्म। प्रैक्टिकली ये ऐसा होता है कि जो आदमी ट्रस्टी होता है या किसी चीज़ का डायरेक्टर होता है और हम्म। अगर ज़ाती तौर पर मेंबर होता है, वो उसका फ़ायदा उठाता है। उसको दुरुस्त। कई बरात मिलती है और कई चीज़ें होती हैं कि उस ट्रस्ट के पोज़ीशन को जो है, वो चेंज करने की भी सूरत-ए-हाल में होता हम्म। है, और और वो जिसके भी नतीजे मीर के तौर। साहब, जो इल्ज़ामात बुशरा बीबी पर लग रहे हैं वो भी इमरान खान साहब की सीट पर होने की वजह से ही लग रहे हैं। जाहिर है कि वो अगर उनके पास ओहदा मौजूद था तो उसका फ़ायदा बुशरा बीबी साहिबा भी उठाती रही हैं, तो अगर सज़ा दोनों को होती है तो भी उसमें वो बराबर की शरीक ठहरेंगी। अगर हम बात कर लें मेल मुलाकातों की, जिनकी तरफ आपने भी इशारा किया कि सिक्योरिटी पर ये मुलाकातें हो रही हैं, अगर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हो रही हैं, पहले डिनाई किया गया बैरिस्टर गौहर की जानिब से, उन्होंने कहा कि मुलाकातें नहीं हो रही हैं, पीटीआई के अपने लोग कहते हैं कि मुलाकातें हो रही हैं, और फिर अब तो बानी पीटीआई खुद भी ये मान रहे हैं कि मुलाकात हुई है। तो ये मुलाकात का क्या एजेंडा हो सकता है? क्या ये भी फैसले पर असरअंदाज हो सकती है या फिर मुज़ाकरात पर असरअंदाज हो सकती है मुलाकात? नहीं, इसमें ये तफ़सील आई है और इससे बयानात जो बहुत से आए हैं, बाखबर लोगों ने बयान किए हैं, और कुछ लोगों ने ऐसे बयान किए हैं कि ये कहना पड़ा कि उनको मालूम नहीं था कि कोई तीसरा आदमी भी मौजूद है। इसका मतलब कहने का ये था कि हमें ना आर्मी चीफ ने बताया है, ना उन दोनों में से किसी ने बताया है, किसी तीसरे फ़र्द ने बताया है। आर्मी का कोई तीसरा सोर्स भी मौजूद था, जो ये खबरें बता रहा था या लीक कर रहा था, या उनके ज़रिए से लीक की गई, और एक ज़िम्मेदार शख्स ने ये बात कही है। तो उससे कहने का मतलब यही था कि उनको यही कहा गया कि सिक्योरिटी के मसलों में बात कर लो, बाकी जहाँ तक आपकी बात है तो उसके मामले से सुनी गई और उसको बात को गोल कर दिया गया। ये भी नहीं कहा गया कि ये बातें अदालतें देखेंगी या कोई और मुकदमा देखेंगी। गोया इस सिलसिले में उनकी कोई इनकरेजमेंट नहीं हुई। लेकिन लेकिन मीर एक साहब, ये ये बार बार फैसला मौखर हो जाना, बार बार तारीख दिया जाना, इसके पीछे क्या मुहरकात हो सकते हैं? क्योंकि फैसला महफूज कर लिया गया, उसके बाद 3 तारीखें आ गईं, लेकिन अब तक फैसला नहीं सुनाया जा पा रहा, तो इस ताखीर की वजह क्या समझते हैं आप? मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। इस पे देखिए, इस पाकिस्तान में इस तरह के मामले तो ऐसे होते हैं कि उस पे क़यास राय करना भी अजीब लगता है। और ये अब बात सचमुच मामले को तरखाने के लिए होगी, ये बात सचमुच तलवार लटकाए रखने के मामले में होगी, ये बात सचमुच ये है मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए होगी, ये बात सचमुच इसलिए होगी कि कुछ उनको तवक्को दिलाई जाए। मैं कुछ नहीं कह सकता क्या वजह होगी। और इस तरह के मामला, जिस तरह इस मामले को डील किया जा रहा है, मैं कई मामला ऐसे आते हैं कि कोई भी उसके बारे में कोई भी हतमी राय नहीं दे सकता। एक ठीक राय है। हतमी नज़र ठीक है, आती है, उसमें मीर साहब हमारे साथ रहिएगा। सेनेटर हुमायूं मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आपको वेलकम कहेंगे। हुमायूं साहब, पाकिस्तान मॉर्निंग में आज फैसला मुतवक्के है। जो अभी तक की खबरें आ रही हैं, जो एनालिसिस आ रहे हैं, मीर साहब की भी ये राय है, फैसल वाडा साहब भी ये दावा कर चुके हैं कि सज़ा तो होनी है, ये फैसला अब होना ही है सज़ा का। आपको तवक्कुआत क्या हैं, किस लेवल की सज़ा हो सकती है, सज़ा होगी भी या नहीं, और क्या आज फैसला आ जाएगा? रहीम या का नाबुदो या का नस्ताइन। देखिए, जब सब लोगों ने
जी हुमायूं साहब, आप सुन पा रहे हैं? हम कोशिश करेंगे हुमायूं साहब से दोबारा रब्ता करने की। और मीर साहब, मीनवाइल आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले दिन आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या कैलकुलेशन है आपकी? क्या 1.5 साल जेल काटने के बाद भी और मुश्किलात बढ़ने जाएंगी बानी पीटीआई के लिए, या फिर हो सकता है कि हवाओं का रुख चेंज हो? आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं दोबारा जी चलें, मैं मीर साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूं। हुमायूं साहब अपनी गुफ्तगू बताएगा आज के फैसले के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या उसे तस्लीम किया जाएगा पीटीआई की तरफ से? देखिए, इस तरह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। मैं ये बता रहा था कि जैसे फैसल वावडा साहब और सारे लोग बता रहे हैं कि इनको सजा तो होगी, इसका मतलब है फैसला कहीं और हो चुका है कि इमरान खान को सजा होगी। उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन ये एक जज के थ्रू करवाना चाहते हैं। अच्छा, फैसले और सजा किस बात की है? सजा इमरान खान को सजा का फैसला इसलिए किया है कि इमरान खान ने, एक आदमी सही है या बुरा है जैसे भी है, इमरान खान ने ये फैसला किया था कि हम पाकिस्तान की कौम को, जो हमारे असहाबा इकराम है, उनकी तालीम देंगे। जैसे वो एक शेर है ना कि वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। तो इस इमरान खान को इस बात की सजा मिलेगी कि हाउ डेयर यू टीच खान द साहब, टीचिंग ऑफ आवर पीपल। हुमायूं साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बानी पीटीआई ने जिस तरह से यूनिवर्सिटी बनाने के लिए और सहाबा कराम की तालीम को आम करने के लिए यूनिवर्सिटी बनानी थी, जिस तरह से पैसे को उसके अंदर उसका फ़ायदा उठाया जाना या यूटिलाइज़ किया जाना, वो एक अलग बात है। जाहिर है वो जज साहिबान ने जो फैसला किया है वो जल्द ही सुना दिया जाएगा। अगर हम मुलाकातों की बात कर लें तो बैरिस्टर गौहर साहब मुलाकात की बात करते, इनकारी हैं उससे मुलाकात से, और बानी पीटीआई इमरान खान जो है वो मान जाते हैं। वो कहते हैं कि मुलाकात तो बहरहाल हुई है, और आप भी कहते हैं कि फैसले कहीं और हो चुके हैं। जिस तरह से फैसल वावडा साहब भी इसका बार बार कह रहे हैं बरमिला के सजा तो होनी है, तो फिर जो ये मुलाकातें हैं इसका क्या कोई मिलता है जाके कोई कनेक्शन उस मुलाकात के साथ भी जो फैसले हो गए हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। फर्स्ट करें, मेरे और आपके दरमियान में कोई किसी चीज में तनाजा है, या मैं उसमें से एक पार्टी हूँ और आप दूसरी पार्टी, और कहीं हम किसी और तनाजे में किसी और जगह मिल रहे हैं, और इसी दौरान में ये बाकी चीजें भी किसी और थ्रू चल रही है, तो वहां पे ये बात सामने आ सकती है कि भाई मैं आपको कह सकता हूँ कि जी मैंने ये भी कर लिया है। अब हमारी मुलाकात शायद किसी और सब्जेक्ट पे हो रही है, और यही आईएसपीआर ने भी कहा है कि जी वो मुलाकात थी, वो सिक्योरिटी भी थी, तो ऑफ कोर्स सिक्योरिटी थी, गलत वो नहीं कह रहे। वो तो मुश्तरका मुलाकात थी ना हुमायूं साहब। उसके बाद जो रिक्वेस्ट हुई है बैरिस्टर गौहर की तरफ से, और फिर उसमें मुलाकात में सीएम केपी भी थे, वो तो आपकी रिक्वेस्ट पे हुई और वो तन्हाई में हुई, और उसके अंदर यकीनी तौर पर यह मुतालबा भी रखा गया रिहाई वाले मामले का, जिसको पहले डिनाई किया गया और फिर बानी पीटीआई ने खुद ही बताया कि ये मुलाकात हो चुकी है। देखिए, एक मैं बताता हूँ, रिहाई के उस पे इमरान खान ने कैटेगोरिकली कहा, आई डू नॉट वांट एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। उन्होंने कहा मैं अपने मेरिट पे करूंगा। हाँ, एक चीज ये याद रखें, ये जरूर कहा हुआ है कि जितने भी जो लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस, और सारे के सारे 9 में आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, उस केस के अंदर लोगों को आप बेल दें, बेल और रिहाई दें बेल के बेसिस पे। फिर उसके बाद जो दूसरा का वो है, वो उसके मेरिट का फैसला करने के लिए वो है एक कमीशन। अगर उसमें आपको पता चल जाता है कि इस बंदे ने गलत काम किया है, देखिए जलाओ घेराव के लिहाज से या तोड़ फोड़ के लिहाज से आप फॉरगेट अबाउट आर्मी। ठीक है, आप कहते हैं कि मेरिट पे फैसला हो, ये खुशाइंद इकदाम है, ये जुर्रत का मुजाहरा है। मीर साहब एग्री करेंगे कि किसी पॉलिटिकल लीडर की तरफ से ये एक नया देख रहे हैं, इस तरह की तारीख मिलती नहीं है, हमने सियासी फैसले ही होते हुए देखे हैं अनफॉर्चुनेटली अदालतों की तरफ से भी। तो ये क्लेम करना या ये डिमांड करना कि जी मेरिट पे फैसला हो, और अगर ऐसा होता है तो फिर आपको लगता है कि उनको रिलीफ मिलेगा मेरिट पे, या फिर सजा का सामना ही करना पड़ेगा? मीर साहब, हमने मामला बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं। एक तरफ हम कहना चाहते हैं कि फैसला मेरिट पे होगा, हम फौज से मिलना नहीं चाहते, और दूसरी तरफ हम उनसे मिलते भी हैं और मिलना जरूरी समझते हैं, और दुरुस्त तौर पर जरूरी समझते हैं कि लगता है कि सारे फैसले वहां होते हैं। और जो सूरत पैदा हो गई वो यही है कि शायद वो ताकतें जो इस वक्त मैटर करती हैं वो बानी पीटीआई को छोड़ने के मूड में दिखाई देती नहीं है, क्योंकि इसमें उनको अपनी मौत नजर आती है। उसमें नजर आता है कि ये वो उनके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा।
इमरान ने ऐसा एक नक्शा खींच दिया है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर उसको छोड़ा जाता है या अगर वो बच निकलते हैं, तो वो तो मीर छोड़ेंगे साहब नहीं अगर उन बानी लोगों पीटीआई कोई लचक दिखाते हैं जो कि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि कोई फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि मुलाकात भी हो रही है, फिर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, और फिर अगर बानी पीटीआई इसके अंदर मुज़ाकरात होने से पहले ही कोई अपनी लचक दिखा देते हैं और मुलाकात में कोई ऐसा मैसेज चला जाता है तो कोई यकीन दहानी करवा देते हैं, तो फिर उसके बाद फैसला बदल भी सकता है या फिर उनको रिलीफ देने के बारे में सोचा भी जा सकता है। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि असल बात यह है कि बानी पीटीआई का कोई गारंटर नहीं है, कोई जामन नहीं है। कैसे यकीन आए कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? कैसे यकीन आए कि वो यकीन दिला रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, किसी के खिलाफ बदला नहीं लूंगा, किसी से इंतकाम नहीं लूंगा, वो दुरुस्त कह रहे हैं। इस बात का किसी को यकीन नहीं आता। ये सबसे बड़ा एक हर्डल है। आमतौर पर कोई बंदा किसी एस्टेब्लिशमेंट में या हुकूमत के मामले में फंस जाता है, तो ये यकीन होता है कि ये या तो उसकी कोई ज़मानत देने वाला होता है या उसकी बात का किसी एक खास दबाव में आकर। चलें ये पूछ लेते हैं हमारे साहब, गारंटर की ज़रूरत तो होती है हर बार, लेकिन क्या खान साहब को भी गारंटर की ज़रूरत होगी, या फिर जिस तरह से डायरेक्ट राब्ता हो चुका है, एक आगाज़ तो हुआ है, लेकिन यकीन दहानी किस तरह से करवाई जाएगी कि खान साहब कोई कमिटमेंट करेंगे अपने रवैये में, अपने तरीक़ेकार के अंदर कोई लचक होगी? देखिए एक बात याद रखें, आपने अगर कोई चीज देखनी, आप इंसान की फितरत देखें। इमरान खान बदला लेने वालों में से कभी नहीं है, ना बदला लेने वालों में से। माजरत के साथ हमायूं साहब, पिछले अदवार में जिस तरह से केसेस बने, और राना सनाउल्लाह से लेके ख्वाजा आसिफ से लेके, सर जी और फिर खान साहब का अपना वो ये बयान भी कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अलाउ जो राणा साहब के ऊपर जो केस बना था, वो हमें पता था कि उसकी जो ब्रीफिंग आई थी वो नॉर्कोटिक्स के उधर से हेड से आई थी। बाकी गलत हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। आसिफ अली जरदारी के ऊपर कोई केस हमारे टाइम पे नहीं बना था, वो सारी। अब मैं एक और बात बताता हूँ, सुन ले। ये पहली बार है और अजीब सी बात है, ये पहली बार है कि अवाम एक बंदे की गारंटी दे रही है, अवाम उसके साथ खड़ी है, लेकिन हम किसी एक शख्स, पावरफुल शख्स की गारंटी मांगते हैं। मतलब कितनी अजीब बात है। लेकिन हमारी सब बात तो वही हो गई, हमारी सब अवाम खड़ी है, अवाम तो हमेशा खड़ी रहती है, लेकिन पीटीआई का जो वतीरा है अवाम को अकेले छोड़ जाना सड़कों के ऊपर, वो खत्म नहीं हुआ ना। तो अब अवाम भी शायद उस तरह से पीटीआई के साथ खड़े ना हो पाए। एक मिनट है जय, मुझे बताए, पीटीआई की तो कोई लीडरशिप मुल्क से नहीं भागी। भागने वाले तो 10 साल के लिए भाग जाते थे, भागने वाले तो अच्छा चलें इसी पर आ जाएं। अगर कोई कंडीशन रखी जाती है, अगर ये कहा जाता है कि जी रिलीफ उसी सूरत में मिलेगा कि आप अपने रवैये में तब्दीली लाइए, सियासत से किनारा कशी कुछ अरसे के लिए इख्तियार कीजिए या बैरून मुल्क चले जाइए, तो ऐसी कोई ऑफर खान साहब बाहर आने के लिए अवेल नहीं करने जा रहे हैं? इमरान खान कभी ये नहीं करेगा। इमरान खान इज बेसिकली, देखिए उसका टेम्परामेंट है, वो फाइटर आदमी है, वो लड़ने वाला है, वो उसके टेम्परामेंट में फास्ट बॉलिंग है, एग्रेसिवनेस है, वो कभी ये चीज लेकर पीछे नहीं हटेगा। शायद यही चीज देख के आपके जो लीडरान हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी इनको बाहर लाना, वो भी वो कह रहे हैं कि जी वो फाइट कर रहे हैं जेल के अंदर, और उससे नाला दिखाई देते हैं खान साहब, वो परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, चाहे वो सीएम केपी की हो या बाकी लीडरशिप की हो। कहते हैं कि जी आप लोग जिस तरह फोकस करना चाहिए नहीं कर रहे। ये बयान तो सामने आए हैं गुज़िश्ता रोज की मुलाकात में। एज ए कैप्टन वो मेरी परफॉर्मेंस से बिल्कुल खुश नहीं होगा, दैट आई एग्री। वो मुझे चेंज भी करेगा, मुझसे कैश ड्रॉप होगा, वो मुझे एक चीज जगह से दूसरी जगह भेज देगा, वो अपनी जगह पे है। लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, सज्जाद मीर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फैसला है 190 मिलियन केस का स्कैंडल, जिसके हवाले से बुशरा बीबी भी इसकी जद में है, खान साहब भी है, और आज फाइनली 3 तारीखें चेंज होने के बाद इसका फैसला होने जा रहा है। क्या फैसला सामने आता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और फिर बात करेंगे आज पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 में कौन कौन शामिल है। अभी तक और साथ ही साथ आपको बताएंगे थोड़ा सा डिले भी है, अभी तक टॉस नहीं हो सका, कब तक टीमें मैदान में उतरेंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मजा आएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं आज के मैच की। आपके इल्म में है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ मध्य मुकाबिल होंगे, मुल्तान में ये मैच होना है, लेकिन धुंध बहुत शदीद है जी। 1 घंटा ताखिर हो चुकी है, टॉस ही नहीं हो पाया। लाहौर में पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद धुंध का राज है, और आप ये मनाजिर देख रहे हैं।
अब देखते हैं कि टॉस क्या 10:30 बजे होता है और मैच फिर शुरू हो पाता है या फिर मजीद ताखीर और होती क्या है। धुंध के छटने का ही वेट किया जाएगा कि मौसम बेहतर हो जाए, उसके बाद टॉस किया जाएगा और मैच शुरू होगा। सज्जाद मोहम्मद मोहम्मद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अवैस साहब, साबिक क्रिकेटर, वेलकम टू शो कहेंगे। अवैस भाई, क्या समझते हैं कि कब तक मैच शुरू हो जाएगा? पहले तो ये बताइएगा कि उम्मीद है कि खेला जा सकता है धुंध के अंदर भी, या असरअंदाज होती है धुंध मैच के ऊपर? और जिस तरह से टॉस भी अभी तक नहीं हो पाया, और फिर प्लेइंग 11 के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा हमें। और मैं खुद भी थोड़ा सा हैरान था कि अभी तक मैच स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर फॉगी वेदर है। और अभी तक जो अपडेट्स आ रही थी कि थोड़ी देर तक मैच जो है स्टार्ट हो जाएगा। विकेट की अगर बात करें मुल्तान की, तो आपको पता है ज़्यादा वैसे तो ट्रेडिशनली ये बैटिंग ट्रैक जरूर है, लेकिन जिस तरीके की आपको पता है इसको कवर किया गया था, मीम्स बनाने में तो मशहूर है ना, वो लोग कह रहे थे शायद गोभी का फूल जो है उसको उगा रहे हैं अंदर, जिस तरीके से उसको पूरा का पूरा आपको पता है कवर किया गया हुआ था। हीट भी दी गई है, थोड़ा सा विकेट को स्लो किया गया है। आप अपनी फुल स्ट्रेंथ, वही बात है कि स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट के साथ जाएंगे, जो आपके हेड कोच भी कहते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ फिर भी समझनी पड़ेगी कि जो हमारा एक पाकिस्तान का जो एक इशू रहा है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ है, और उनके पास इस वक्त 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स मौजूद हैं। आप मोती की बात कर लें, उनका एक नेज उनसे है, वो वेस्ट इंडीज के लिए खेलने के पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। तो पाकिस्तान का बैट एंड जी। पैट का जो गैप है लेफ्ट आर्म के, अगर वो बड़ा एक टेस्ट होगा यहाँ पर। लेकिन टॉस मेरे लिए मैटर करेगा, क्योंकि ये जिस तरीके की विकेट है ये डेटोरिएट करेगी आहिस्ता आहिस्ता, जब जैसे आगे दिन जाएगा ये ज्यादा टर्निंग ट्रैक होगा। बिल्कुल तीसरी ठीक, चौथी तो इनिंग्स वो का फिर तो पाकिस्तान टॉस जीत बॉलर्स का इम्तिहान तो वहाँ बेहतर पे है। शुरू होगा। अच्छा, ये बताएगा कि साइम अयूब की जगह पे मोहम्मद हुरैरा अपना टेस्ट डेब्यू करने जा रहे हैं, क्या तवक्कुआत हैं? कैसा परफॉर्म करेंगे वो? देखिए, हुरैरा अच्छा इंक्लूजन है। हमें एक चीज़ मुझे थोड़ा सा एक अच्छा लगा टेस्ट साइड को देख के कि एटलीस्ट आपके पास अब पूल ऑफ क्रिकेट ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। डोमेस्टिक प्लेयर्स जो उनसे हैं वो नॉक कर रहे हैं आपके दरवाजे पर, आप उनको चांस दे रहे हो जिसने परफॉर्म किया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर। ये डोमेस्टिक के जो लड़के हैं उनके लिए ना एक उम्मीद भी होती है। जब एक डोमेस्टिक का लड़का खेलता है तो कहते हैं यार इसका मतलब पाकिस्तान के लिए कॉल हमें आ सकती है। और हुरैरा की बात करें तो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस रही है, चाहे वो पाकिस्तान शाहीन्स के लिए करें, चाहे वो जिस टीम के लिए डोमेस्टिक में खेलते हैं, सियालकोट के लिए भी आप देखें तो उसने बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दी हैं। 100 भी कर चुका है, डबल भी 150 कर चुका है। और ये बेस्ट ऑप्शन होता है जब अपनी होम कंडीशंस में आप किसी लड़के को चांस देते हैं, क्योंकि उस कंडीशंस का उसको बेहतर जज होता है। लेकिन पहला टेस्ट मैच है, देखिए इंटरनेशनल है, आप जिस बंदे को रिप्लेस कर रहे हैं उसकी हाइप बहुत ज्यादा थी। साइम अयूब की बात करें, आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आप वो यंग लड़के उस वक्त आपके दिमाग पे वो, मैं कहा ना कि एक एक्सपेक्टेशन का प्रेशर भी होता है, थोड़ा सा ईज अप करना पड़ेगा। लेकिन तो शान अवैस मसूद पे भाई, जो स्पिनर्स को इस भी वक्त तलवार मैदान में उतारा जाएगा, स्पिनर्स का क्या अपना जादू चला पाएंगे, किस तरह से देख रहे हैं? और फिर साथ ही साथ शान मसूद के ऊपर कप्तानी का जो है वो उसका हिसाब से भी उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। बाकी किस किस खिलाड़ी से आप पूरी उम्मीद नजर आते हैं? देखिए, स्पिनर्स की अगर बात करें तो पाकिस्तान के स्पिनर्स ने तो डोमिनेट किया था इंग्लैंड के खिलाफ। विकेट आपको सपोर्टिव मिली थी और आपके सामने कि जिस तरीके से स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, साजिद की बात करें, नोमान की बात करें। लेकिन मैंने कहा ना, जितनी इस विकेट के ऊपर मेहनत की गई, अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान उस चीज़ में कामयाब जरूर हो। और देखें, लोग तनकीद कर रहे हैं, मैं भी कहता हूँ कि बैट एंड बॉल का बैलेंस होना चाहिए। लेकिन जब आप अपनी होम कंडीशंस में खेलते हो तो अपनी होम कंडीशन टीम को एडवांटेज देते हो। इंडिया भी करता है, बांग्लादेश भी करता है, आप इंग्लैंड चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया, वो भी करते हैं इस चीज़ में, तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन जब शान मसूद की बात करें तो उनपे तलवार जरूर लटक रही है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है। देखिए, आपका ओडीआई जो उनसे आप सीरीज जीते हुए हैं, बैक टू बैक टेस्ट सीरीज अनफॉर्चुनेटली आप हारे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज दिमाग में टेस्ट कप्तान की चल रही होती है कि यार ओडीआई का कप्तान, ओडीआई की टीम परफॉर्म कर रही है, मैं क्यों नहीं कर रहा यहाँ पर। तो वो प्रेशर बिल्डअप होता है यहाँ पर। लेकिन आपको हाजिर दिमाग रहना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा एक इशू आपको शान मसूद का नजर आता है फील्ड के अंदर, कि वो बिल्कुल एब्सेंट हो जाते हैं। जब आपको कोई चीज आपके चल ना रही हो, वो बिल्कुल, आप देखें उनकी शक्ल से पता लगता है हक्के बक्के रह गए, उनको समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। कंसल्टेशन, आपका कप्तान मौजूद है, व्हाइट बॉल का आपके सीनियर प्लेयर्स मौजूद है, गलत नहीं हो तो आप कंसल्ट करते हो कि आखिर करना क्या है, क्या मैंने इम्प्रोवाइजेशन लेके आनी है यहाँ पर। लेकिन थोड़ा सा मैं मोहम्मद अली पे बात करना चाहूंगा, ऐसा फास्ट बॉलर की अगर हम बात करें। जब आप रोटेशनल पॉलिसी की बात करते हो टेस्ट क्रिकेट में, तो अनफॉर्चुनेट है कि आपकी रोटेशनल पॉलिसी एज सच नहीं, एज कम्पेयर टू व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करें। जहां पर सपोर्टिंग ट्रैक होता है, मोहम्मद अली को आप साथ लेके नहीं जाते। जब मैं साउथ अफ्रीका की बात कर लूं, या आप बात कर लें अपना ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस की बात कर लूं, जब आपने उसको डोमेस्टिक की बिना पे आपने उसको पिक किया हुआ पाकिस्तान टीम में, मुझे समझ में नहीं आती कि वर्कलोड मैनेजमेंट किस चीज को आप कहते हैं। आपने मोहम्मद अली को फिर आज नहीं खिलाया। खुरम शहजाद अच्छा बॉलर है, उस पर कोई डाउट नहीं है। मोहम्मद अब्बास की चले अगर बात करता हूँ, मोहम्मद अब्बास को भी आपने 3 साल के बाद आप वापस लेके आए, 3 साल के गैप के बाद उसने आपको परफॉर्म करके दिया है। फिर आपने वर्कलोड मैनेजमेंट का एक अल्फाज यूज किया। वर्कलोड मैनेजमेंट तो उसके ऊपर होता है जो कंसिस्टेंटली खेल रहा है। मोहम्मद अब्बास ने इससे पहले वेस्ट इंडीज सीरीज के अंदर, जहां पर इससे भी डेड ट्रैक होते हैं, वहां पर भी आपको बॉल जो सी है वो स्विंग करके दी है। मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता पाकिस्तान का कि
एक तरफ आप दरवाजा खोलते हो, आप कहते हो मुझे लंबी रेस का घोड़ा चाहिए, और वो परफॉर्म करके भी देता है, और आप उसको फिर चांस भी नहीं देते हो। मोहम्मद अली के साथ भी यही मसला है कि आप उसको तब चांस देते हो जब आप उसको डेड ट्रैक देते हो। आप कहते हो भाई बॉल पे बॉल करवाओ, बेचारा विकेटलेस रहता है, फिर मैं बैठ के, बहुत से लोग बैठ के तनकीद करते हैं। तो इस चीज को पाकिस्तान क्रिकेट को थोड़ा सा मैं कहता हूं कि समझने की सिलेक्शन जरूरत बोर्ड को होगी। इस पर नजरसानी करनी होगी। अच्छा, सीनियर प्लेयर से क्या तवक्कुआत हैं, क्योंकि बाबर आजम हो गए, कप्तान शान मसूद हो गए, रिजवान हो गए, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि मंझे हुए प्लेयर्स हैं, और ये परफॉर्म करेंगे तो इन्हीं को देख के यंगस्टर्स को हौसला बढ़ेगा और वो भी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, सीखने का मौका भी उन्हें मिलेगा। लेकिन ये ज़्यादातर चलते नहीं हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, जिस वक्त एक यंगस्टर डेब्यू करता है तो याद रखिएगा ड्रेसिंग रूम में उसको सबसे ज्यादा उसको जो हिम्मत देता है ना बंदा, वो देता है जिसको यंगस्टर ने अपने दिमाग में बिठाया कि मेरा आइडल है, उसको फॉलो करता हुआ। बहुत से आइडल्स, अगर मैं बात करूं इस वक्त यंगस्टर्स का आइडल ऐसा बैट्समैन बाबर आजम पे ज्यादा लोग करते हैं कि बाबर आजम बात होती है, तो कहीं ना कहीं हुरैरा को भी वो चीज चाहिए होगी कि बैकअप हो टीम का, जिसको वो आइडलाइज करता है। जरूरी नहीं है बाबर, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आके उसको बैकअप करे। लेकिन आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट, फिर मैंने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से एक नया कॉम्बिनेशन चल रहा है। शान मसूद कितना रिलैक्स रहते हैं इस कॉम्बिनेशन में, लेकिन बाबर की बात करें, कंसिस्टेंट होके हमारे तमाम प्लेयर्स को खेलना होगा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अवैस, आपका बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मौसम जो थोड़ा बेहतर होगा और टॉस जीत जो है वो खेल शुरू हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान अगर पहले खेलता है तो उनके लिए मुश्किलात तो होंगी, क्योंकि इस वक्त पिच जो है वो थोड़ी वेट भी होगी, और क्योंकि मौसम भी ऐसा है, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में संभल कर खेलना होगा पाकिस्तानी टीम को। आगे बढ़ते हैं, बात हो जाए सजल अली की, जिनकी सालगिरह है आज। हमारी तरफ से उनको ढेरों मुबारकबाद। अच्छा, जिंदगी की 31 बहारें उन्होंने देख ली हैं। आपको हैरानगी हो रही है? आपकी फेवरेट हैं इसलिए आप इतना नॉलेज रखते मेरी तो हैं आप भी सालगिरह की। मेरी तो आप भी फेवरेट है। लेकिन सजल अली की तो बात कुछ और है जुनेद, और पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा हैं सजल अली। 31 बहारें देख चुकी हैं वो, और अच्छा, इन्होंने सिर्फ बहारें देखी हैं खिज़ा के मौसम में? मेरे ख्याल में वो उन्होंने स्किप कर दी है बीच में से। सजल अली पाकिस्तान शोबिज़ में जी नाम कमाने वाली हैं, बॉलीवुड में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं, ज़बरदस्त अदाकारा हैं, और 2017 में भारतीय लेजेंडरी अदाकारा श्रीदेवी के साथ फिल्म मोम में उन्होंने काम किया, जिसमें वो श्रीदेवी की बेटी का किरदार निभाती नजर आई थी। मॉम थी वो बेसिकली। और अब हम एक यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं। बहुत सारे अहम इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाजरीन, इस वक्त हमारा बड़ा ही अहम टॉपिक है, वो है स्पेशल बच्चों के हवाले से, उनकी जिस्मानी सरगर्मियों के हवाले से, और जिस्मानी सरगर्मियों के बाद क्या उनकी सेहत पर असरअंदाज होता है, किस तरह से उनके दिमाग पर असरअंदाज होता है, किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ये तमाम वालिदैन जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं कि उनके स्पेशल बच्चे हैं और वो बच्चों को किस तरह से ट्रीट करें वो नहीं समझ पा रहे हैं, ज़हनी अजियत का शिकार होते हैं। पाकिस्तान में इस चीज़ का बड़ा फुकदान है, और ये हर दूसरी फैमिली का मसला है। हम इसकी वजूहात पे भी कई प्रोग्राम कर चुके हैं। कज़न मैरिजेज़ एक बड़ी वजह होती है, लेकिन जो भी वजह है, वालिदैन को इस आजमाइश से किस तरह से निकाला जाए, इसके लिए हमने आज दावत दी है रहमान अब्बास साहब को, जो कि फ़िटनेस ट्रेनर तो हैं ही, साथ में लाइफ कोच भी हैं, और इनकी स्पेशलिटी ये है कि इस तरह के डिसेबल बच्चे, जो खुसूसी बच्चे होते हैं, चाहे वो बाय बर्थ किसी मर्ज़ का शिकार हो या फिर पैदाइश के बाद उन्हें कोई इस तरह का मर्ज़ लाहक हो जाए, तो किस तरह से ओवरकम किया जाता है। रहमान भाई, वेलकम करेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये बहुत ही आप एक तो खिदमत खल कर रहे हैं, ये जो आप काम कर रहे हैं, जो आपकी डोमेन है ये वाली, और एक बहुत मुश्किल काम भी है। ऐसे बच्चों को तो समझ भी नहीं। कौन कौन सी बीमारियां लाहक होती हैं, उनका इलाज, उनकी थेरेपीज किस तरह से, और किस तरह से वो रिवाइवल होता है? अच्छा, इसमें 2 डिफरेंट सिचुएशंस आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिचुएशन ये है कि एक तो बाय बर्थ आता इशू, ओके। सेकेंडली जो मैंने देखा है, स्पेशली मैंने कुछ बच्चों को मैंने काफ़ी ट्रेन किया है, डॉक्टर के साथ मैं कनेक्टेड रहा हूँ, उसमें ये होता है कि जैसे छोटा बच्चा है, कोई वजह बन गई है, फीवर हो गया, ध्यान नहीं दे रहे, उसको वहाँ व्हील चेयर पे किसी जगह पे रख दिया है, अब उसके बाद मसल एक्टिवेट नहीं होते तो स्वेलिंग की तरफ चले जाता है, स्वेलिंग के बाद उसके सारे मसल जो है ना फ्रोजन हो जाते हैं। अब डॉक्टर ये कहता है कि आप पेरेंट्स जो है ना, आप उसको ध्यान दो, वर्कआउट करवाओ, मोबिलिटी जो उसके हिसाब से रिहैबिलिटेशन आपने करवानी है। अब उसमें जो मेंटली काउंसलिंग भी हो गई और फिजिकली भी होगी। अब पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है तो पेरेंट्स आपको या किसी अच्छे जो है ना कोच को, जो लाइफ कोच है, चेंज करने के लिए वो आपको कांटेक्ट करते हैं। ये 2 डिफरेंट सिचुएशंस होती है। अब अगर देखा जाए कि बाय बर्थ इशू क्या है, डॉक्टर उसमें क्या रिकमेंड करता है, एक होगी डॉक्टर की स्टेज,
डॉक्टर कहता है कि अब आपको इस स्टेज की ज़रूरत है कि एक लाइफ कोच के बच्चे को चेंज करे। मैं आ गया उस तरफ कि मेडिकली अब ज़रूरत नहीं है, अब इसको मोबिलिटी, रिहैबिलिटेशन, मेंटली काउंसलिंग की ज़रूरत है, देन लोग हमें कांटेक्ट करते हैं। और अगर ये तो उस सूरत में होगा जब बच्चा थोड़ा सा बालिग हो गया है, बात समझने के काबिल हो गया है। अगर बच्चे की एज कम है काफ़ी, मतलब वो अभी बोलना ही शुरू हुआ है या सही तरह से अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, 4 to 5 ईयर्स की एज है और ये मर्ज़ उसको लाहक हो गया है, तो फिर उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं? देखिए, मैं इस बात को इस तरह शुरू करूंगा कि मुझे 8 साल हो गए डिसेबल लोगों को ट्रेन करते हुए। फिटनेस में तो 18-19 ईयर्स हो चुके हैं। अब उसमें ये होता है कि जैसे हमने कोई पेशेंट आया है, कोई क्लाइंट आया है, मैं उनको तो पहली बात तो ना तो पेशेंट समझता हूँ ना क्लाइंट समझता हूँ, मैं अपना दोस्त समझता हूँ। क्योंकि मुझे उनको चेंज करने के लिए अगर मैं बताऊँ कि मैं अपने हाथ पे 6 लिखूँ तो आपको 9 नज़र आएगा उस साइड पे बैठे, तो मुझे उसके लिए बच्चा बनना पड़ता है कि मैं अगर इस स्टेज पे हूँ तो मुझे कैसे चलना चाहिए। फर्स्ट तो मुझे ये करना है कि क्योंकि वो ट्रोमा में है, अगर तो वो सेंस में है तो वो ट्रोमा में है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, शायद मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। और ये आप कितने छोटे बच्चे को कम से कम ट्रीट करना शुरू करते हैं? देखिए, उसमें फर्स्ट तो डॉक्टर की तरफ से परमिशन आती है, हमें एक लेटर रिकमेंडेशन आती है। हाँ, पेरेंट्स के साथ मीटिंग होती है। वो यूं ही नहीं होता कि अच्छा वो आए हैं तो उन्होंने हमने शुरू कर दी। फर्स्ट कंप्लीट हिस्ट्री मुझे चाहिए। सेकेंडली पेरेंट्स के साथ मीटिंग होती है जो रिकॉर्ड की जाती है। थर्ड, डॉक्टर की तरफ से परमिशन है कि यस ओके मुझे सारा इल्म हो गया। अब मैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो 6 डेज हैं पहले तो उसको मैं समझूंगा, नॉर्मली उससे मैं बात करने की कोशिश करूंगा, अगर तो वो सेंस में है तो उसके साथ थोड़ा सा प्ले करूंगा, मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ इसको किस तरह लेकर चलना है। काउंसलिंग की जरूरत है। एग्जैक्टली, काउंसलिंग तो साथ साथ चलती है। देखिए, मैं उसके लिए बच्चा बन गया, अगर बड़ा हूं तो बड़ा बन गया, अगर वो एजेड है तो मैं उसके लिए उस स्टेज में चला गया, क्योंकि मुझे वहां उसको पुल आउट करना है, निकालना है। अगर मैं वहां गया ही नहीं हूं तो मैं उसको कैसे समझूंगा? मैं यहाँ से बैठ के एक लेटर लिख दूंगा, अच्छा जी ये करना ये करना, ये दैट्स नॉट अ। अच्छा, आपने कहा कि हेल्थी एक्टिविटी जो है वो बच्चों के ऊपर असरअंदाज होती है, उनके ब्रेन की नशोनुमा के लिए और उनकी जो सलाहियतें हैं उनको निखारने के लिए, बाहर निकालने के लिए बहुत कारआमद साबित होती हैं। वो अगर व्हील चेयर पर है, किस तरह से आप उसको हेल्थी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, एक्सरसाइज की तरफ ला सकते हैं? थेरेपीज कौन कौन सी होंगी जरा उस पर भी देखिए। उसमें देखिए, मैंने एक बच्चे को ट्रेन किया, पेरेंट्स के साथ मीटिंग हुई, वो जद्दा से आए थे सारे ना, तो काफ़ी चीज़ें मैंने ऑफ रिकॉर्ड रखी, नहीं बताया, लेकिन उनकी परमिशन से उतना ही ना। अब उसमें ये था कि पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, चोट लगी, उसके बाद वो व्हील चेयर पे आ गया, बस चलता 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 मसल जो ना सारे जो फ्रीज हो चुके थे, स्वेल्ड हो चुके थे। अब उसके साथ उसको मैंने एक्टिविटी करवाई। फर्स्ट 6 डेज मैं उसके साथ खेलता रहा, अच्छा जी अच्छा तुम यूँ हाथ करो, कैसे लेके चलोगे, फर्स्ट। सेकेंडली, अगर आपने रिहैबिलिटेशन करनी है, मूवमेंट करनी है, तो आपको उसके मसल को फर्स्ट सॉफ्ट करना है, एक रिदम में लेके आना है, थंब के साथ आपने प्ले करना है। चाहे उसको थेरेपी ऑयल, देखिए आलमंड ऑयल इस्तेमाल होता है थेरेपी के लिए, इजी जो अवेलेबल है, वैसे तो दूसरी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो फर्स्ट उसके मसल को एक्टिवेट करना है ताकि आपके थंब के प्रेशर को वो फेस करे। ये फर्स्ट स्टेज हो गई। कोई भी है, अगर फ्रोजन शोल्डर होता है, स्पाइनल इशू होता है, या अगर कोई ऐसा कोई बच्चा आ गया है कि वो बहुत स्पेशल स्टेज पे आ चुका है, तो फर्स्ट आलमंड ऑयल लाइट वाला आपने थंब के साथ, यूं एक वो देसी तरीके से नहीं करना, थंब सर्कल, थंब पॉइंट से, तो उसको एक सर्कल आपने एक मसल को एक्टिवेट कर दिया, मसल सॉफ्ट हो गया, वार्म हो गया, देन आपने उसको एक डिफरेंट, अगर शोल्डर है तो उसकी डिफरेंट मोबिलिटी उसको लेके चलनी है। सेकेंड स्टेज आपकी बनती है बैंड, इजीली मिलते हैं, रेजिस्टेंस बैंड, स्ट्रेचेबल बैंड, किसी भी स्पोर्ट्स शॉप से मिल जाते हैं। आप उसको बोलें कि एक हाथ पे, अगर तो वो सेंस में, अगर तो वो छोटा है तो फिर आपको खुद पकड़ के उसकी मूवमेंट करवानी पड़ेगी रोज 15 मिनट, सुबह और हल्का प्रेशर डाल के। आप इमेजिन करें कि मेरी लाइफ में एक स्टेज ऐसी आई कि मुझे लोगों ने कांटेक्ट किया, नेबर्स में ही ना, बीपी हाई हुआ, फुल बॉडी पैरालाइज्ड हो। अच्छा, अब उसको मैंने करना था, वो सिर्फ बोल सकता है, वो मुझे समझ सकता है, मुझे देख सकता है, बट एक्टिवेट नहीं है। एग्जैक्ट। अब उसको मैंने ट्रीट कैसे किया? फर्स्ट उसके मसल को मैंने, उससे बातें करता रहा, साथ साथ उसके मसल को मैं एक्टिवेट करता रहा थेरेपी से। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आई कि उसको मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, उसके हाथ के साथ ना, रिस्ट के साथ मैंने बैंड बांध दिया। अब दूसरा मैं उसको इस तरह रिदम के साथ उसको ग्रिप करके रिदम में स्ट्रेच कर रहा हूँ। फर्स्ट वीक में वो उसको पता चल गया कि रिदम में, ये जो जितनी भी स्टोरीज मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली हो चुका है, ये मैंने किया है, वो हो गया एक्टिवेट। फिर उसी तरह उसके पाँव को, फर्स्ट फुट
डाउन पोजीशन में आपके सब माइंड के साथ मसल्स के साथ कनेक्ट होते हैं। एक एक फिंगर को मैंने एक्टिवेट किया, थोड़ा टफ था। अब मुझे उसके लिए उसी तरह से मैं बातें कर रहा हूँ, उससे वो सारी चीज़ें वो उसे ट्रॉमा से निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो दिल हार चुका हुआ था कि हम इसको कैसे लेके चले। सेम इसी तरह बच्चे भी हैं, मुझे उसके लिए बच्चा बनना पड़ता है। आप इमेजिन करें 2 साल उस बच्चे को मैंने ट्रेन अच्छा, किया। बच्चों की बात जब जहाँ पर आती है ना, तो पेरेंट्स बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं और सम टाइम बच्चे, मैंने वो भी कपल देखे हैं जो इस तरह के बच्चे पैदा हो जाने के बाद या बाद में उनमें कोई डिसेबिलिटी पैदा हो गई है तो वो उस बच्चे को इग्नोर ही कर देते हैं। फिर वो बच्चा, जिस तरह आपने कहा कि वो एक ही जगह पे पड़े रहने की वजह से या एक ही जगह पे बैठे रहने की वजह से उसके मसल जो स्टिफ हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो काम नहीं कर पाता। इसका एक तो आपने बॉडी के हवाले से हमें बता दिया कि कितना बेनिफिशियल है ये कि आपकी मूवमेंट के बाद वो बच्चा हल्का फुल्का अपने हाथ मूव और पाँव मूव कर सकता है, अपने आप के लिए थोड़ा बहुत कुछ काम कर सकता है। दूसरा ब्रेन हेल्थ, इसके ऊपर वो किस तरह से अफेक्ट होती है जो आपकी एक्सरसाइज और थेरेपीज हैं, और कि वो आप कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ तकलीकी कर सकते हैं। देखिए सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल, आपका कंट्रोल, चाहे मैं हूँ चाहे बच्चा है। अब जैसे बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ कि बच्चे ने मुझे ये था कि शायद वो मुझे एक्सेप्ट ना करे, वो मुझे एज अ टीचर ले। 2 दिन सिर्फ उससे मैंने बातें की, उन्हें मैंने बताया कि ये स्टेजेस आएंगी, ये मैं करूँगा, इसको आप ये ना समझिएगा कि मैंने फर्स्ट डे आके कुछ भी नहीं किया, सारा कुछ ये स्टेजेस आएंगी। मैं उससे बातें करता रहा कि इट्स ओके, मैं सिर्फ तुमसे बातें करने आऊँगा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, अच्छा मुझे अपनी स्टडी के बारे में बताओ। वो करता था तो वो ऑनलाइन ही सारा चलता था। अच्छा मुझे अपनी स्टडी के बारे में बताओ। अच्छा फर्स्ट डे उसको मैंने रिलैक्स किया, उसे पता चल गया कि ये दोस्त है। सेकंड डे उसकी मैंने मोबिलिटी चेंज की, उससे मैंने बातें करना शुरू की। हमेशा याद रखिएगा, काउंसलिंग, मोटिवेशनल टॉक आप उस जगह बैठ के करते हो बात। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और आप हैं, आप मुझे कुछ बताते हो, जब तक मैं उस बात को फील नहीं करूंगा, आपसे पूरी स्टोरी नहीं सुनूंगा, वहाँ से फिर उस पॉइंट से मैं आपको बाहर लेके इट्स ओके। उसने कहा जी सर मैं ठीक हो सकता हूँ। मैंने कहा हाँ, मुझे भी ये इशू था, मुझे भी ये इशू था, तो आप ठीक हो सकते हो। अब उसका इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता डेली मैं उसको 15 मिनट्स इस तरह मैं उसको बात करता था। एक पॉइंट उसके माइंड में मैं उसको डालता रहा कि हाँ तुम हो सकते हो, तुम कर सकते हो, मैंने तुमसे बॉक्सिंग करवानी है। अच्छा फिर तुम्हें मैंने जिम लेके चलना। अच्छा सर आप मुझे लेके चलेंगे? हाँ। जो मुझे पॉइंट्स उसमें से निकलते थे कि वो ये चाहता है, मैं उसको रीड करता रहा, समझता रहा। ये नहीं कि उन्होंने मुझे हायर किया, मैं उनके पास गया हूँ, वर्कआउट करवाया तो घर आ गया हूँ। नो, पहले उससे मैंने दोस्ती की। अब जब बच्चा भी है ना, जब तक आप उसके साथ बच्चा नहीं बनेंगे आप अच्छा, अगर मेंटली विल पावर उसकी इस तरह की डेवलप हो जाती है जिस तरह आप काम करते हैं, यही काम किसी प्रोफेशनल से करवाया जाए या खुद पेरेंट्स इस पे इतनी मेहनत करें, तो फिर रिकवरी के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं? वो उसकी सलाहियतों को निखारने का कितना बेहतर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है? आपको बताऊं कि 70% अगर तो प्रॉपरली काम किया जाता है, 70% इफेक्ट आपको विद इन 1 मंथ आना शुरू हो जाता है। लेकिन मैंने उनको क्या एवरेज दी, मैंने कहा 5% 1 मंथ आपके साथ मेरी बात होगी, 5% अगर चेंज आया। अब मुझे पता था, क्योंकि देखें जो भी लफ्ज़ मैं बोलूँगा वो उनके माइंड में पक्के हो जाएंगे। वो बोलेंगे अच्छा रहमान भाई ने बोला था तो ये क्यों नहीं हुआ। मैंने बोला 5%। अब मुझे पता था कहाँ तक चेंजेस आनी है। अब आफ्टर 1 वीक सैटरडे मैं उनको बुलाता था, आप मेरे सामने बैठ जाएं, मैं आपको करवाता हूँ। विद इन 1 मंथ 30 to 40% उस बच्चे में चेंज आ गए। एक अजीब सी उसकी ना बॉडी वाइब्स चेंज हो गई, उसे लगा कि मैं कर सकता हूँ, हो गया वो। यस एग्जैक्टली। आप इमेजिन करें उस पेरेंट्स की ख्वाहिश क्या थी, ये करवट खुद बदल सके, कि रहमान भाई आप इतना कर दें कि करवट खुद बदल सके। मैंने कहा देखिए मेरी बात सुने, फर्स्ट तो आपने दुआ अल्लाह से करनी है, मैं कोशिश करूँगा और जितनी बात मैं करूँगा उसको मैं पूरा करूँगा। अब होता ये कि अगर 30% चांसेस होते तो उसमें से मैं 10% बोलता हूँ, क्योंकि वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। अब उसमें वो चेंजेस नज़र आनी शुरू होगी। आपको कोई भी पेशेंट है, कोई भी बच्चा है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल उसको समझना पड़ेगा, चाहे प्रोफेशनल है चाहे वो उसका ट्रेनर है। अच्छा, बच्चे को आपने इस हद तक आपने कर दिया कि वो आपकी बातों को सुनने लगा, समझने लगा, और फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला कोई एक सलाहियत लेता है ना आपसे, कोई एक चीज़ आपसे लेता है तो उसके बदले में आपको पता नहीं कितनी सलाहियतों से नवाज देता है। अब तक आपने बहुत सारे बच्चों को ट्रीट किया होगा, बहुत सारे बच्चों को अपने इस काबिल बनाया होगा कि वो अपने लिए अब कुछ कर सकें। कितनी आपने एबिलिटीज़ इन बच्चों के अंदर देखी हैं जो हम पेरेंट्स या उनके हल्का बाब या इर्द गिर्द वाले लोग इग्नोर कर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि इसके अंदर ये छुपी हुई सलाहियतें हैं जिनको निखारा जा सकता है। क्या क्या अब तक आपने ट्रिगर किया है? देखिए प्रैक्टिकली लोगों में जब मैं घूमता हूँ तो जब इन लोगों से मैं मिलता हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सेंसिटिव भी ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी ज़्यादा होते हैं, अजीब उनमें उनके अल्फाज और होते हैं, उनकी फीलिंग और होती है। जब मैं इन लोगों से मिलता हूँ तो मैं अजीब सी एक दुनिया में चला जाता हूँ।
तो मुझे पता चलता है वो आपको ये समझते कि यू आर लाइफ सेवर, आप हमारी ज़िंदगी बचाने आए हो। फिर उनके दिल से जो अल्फाज निकलते हैं मैं उनको बयान नहीं कर सकता, मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता उसमें से ना। तो ऐसे हैं। तो एक तो आम लोगों से वो डिफरेंट होते हैं, उन्हें पता होता है हमारी लाइफ ऐसी है। और फिर जब उसमें से कोई आपको मेंटोर मिलता है, कोई सपोर्टर मिलता है, कोई कोच मिलता है, जो लाइफ चेंजर मिलता है, आप इमेजिन करें कि वो मैं उस बच्चे की फिर मैं बात करूंगा कि वो कहते हैं कि हमसे ज़्यादा उसको तुमसे प्यार है। अभी मुझे कुछ माह हुए थे तो वो आए नहीं, वह कॉल्स आ रही, समटाइम ऐसा होता है कि ट्रैफिक में कोई रीज़न बन गई, वो आए नहीं, वो आ क्यों नहीं रही? उसको लाइफ में एक ऐसे ही पार्टनर की ज़रूरत थी कि उसके साथ बच्चा बन के खेले या उसके कोई ऐसा। अच्छा, फूड भी बनवाता था वो मेरे लिए। अब जबकि मैंने जिम के बाद एक टाइम रखा था तो मैंने जाना होता था, उसने फूड भी बनवाता था। उसकी आंखों से, अब वो छोटा है, उसके पास अल्फाज कहाँ से आएंगे, अब उसके आंखों में से वो फीलिंग जो है ना मुझे फील होती थी, बता देता होगा, वो आम लोगों से डिफरेंट होता है। बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और हम आपको ज़हमत देते रहेंगे क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिस पे वालिदैन की रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया रहमान वास हमारे साथ मौजूद थे नाज़रीन। इसके बाद बात कर लेते हैं लेजेंडरी बॉक्सर की, जिनकी आज सालगिरह भी है। बिल्कुल जी, सालगिरह आज उनकी मनाई जा रही है। और मोहम्मद अली बॉक्सर की बात कर रहे हैं। 17 जनवरी को वो 17 जनवरी 1942 को अमरीकी शहर लुइसविल में पैदा हुए। एक मसीही घराने में उन्होंने आंख खोली और फिर उनका नाम कासियस क्ले रखा गया था। तो उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया 1970 में तकरीबन, और फिर वो बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। तो मोहम्मद अली ने 29 अक्टूबर 1960 को अपने आबाई कस्बे में पहला मुकाबला जो है वो जीता था 1960 की दहाई में तकरीबन। तो फिर उन्हें कामयाबियां मिलती चली गई। और फिर इसको कहते हैं ना कि सूफी या वली के लेवल की उनकी जो आप सेंग सुनते हैं आज, इस लेवल के वो मुस्लिम बने। नाम भी बहुत ही खूबसूरत रखा उन्होंने, मुस्लिम अपने आप को कन्वर्ट करने के बाद मोहम्मद अली। और 1960 की दहाई में उन्होंने रोम ओलंपिक में सोने का तमगा जीता था। और मोहम्मद अली ने 1964 में दुनिया बॉक्सिंग के ख़तरनाक तरीन खिलाड़ी सोनी लिस्टन को शिकस्त देकर बेपनाह शोहरत हासिल की। और फिर वो शिकस्त उनके करीब भी नहीं भटकी। और आज भी जो बड़े बड़े बॉक्सर्स हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं बॉक्सिंग की दुनिया के, वो उनको आइडियलाइज करते हैं। बिल्कुल, उनको अपना मेंटोर मानते हैं, उनको आइडियलाइज करते हैं। और आज जो है उनकी 83वीं सालगिरह रही है। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक बाद हाजिर होते हैं। बहुत से आम इश्यूज हैं जिस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं कुछ पाकिस्तान की तरफ से इकदाम किया गया है ज़बरदस्त। पाकिस्तान का EO-1 सैटेलाइट आज 17 जनवरी को लॉन्च किया जा रहा है। और पाकिस्तान के जो कौमी खलाई इदारा है स्पार्को, इसने स्पेस में टेक्नोलॉजी के हवाले से अहम पेशरफ्त किया। जी, स्पार्को की जानिब से मकामी सतह पर तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट को चीन के एक सेटेलाइट सेंटर से खला में लॉन्च किया जाएगा। और स्पार्को के तर्जुमान ने यह बताया है कि पाकिस्तान का मकामी EO-1 सेटेलाइट खलाई तहकीक में एक अहम कदम है। तो तर्जुमान ने बताया कि कौमी तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए ये सेटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है। काम संग मील है और हम दुआ गो हैं कि ये कामयाब मंसूबा हो। इस तरह के और भी सेटेलाइट में जो मंसूबे हैं वो पाए तकमील तक पहुंचे, ताकि हम भी चांद पे कमन डाल पाएं यकीनी तौर पे, क्योंकि हमारी एनर्जीज दूसरी चीज़ों पे ज़ाया हो रही हैं। मेरे ख्याल में ये बेहतर डायरेक्शन है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। और टिकटॉक ने 19 जनवरी को अमेरिका में अपनी ऐप को शट डाउन करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहुत बड़ा सेटबैक होगा टिकटॉक की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया इस ऐप को, और फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया में इसने मकबूलियत हासिल की है। और टिकटॉक की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में ऑपरेशंस को 19 जनवरी तक फरोख्त नहीं किया जाता तो अप्रैल 2024 में सदर बाइडन के जो दस्तखत करदा कानून के तहत इस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। इस कानून के तहत टिकटॉक की सरपरस्त कंपनी बाइडांस को पाबंद किया गया है कि वो तयशुदा वक्त में अमेरिका में अपने असासे फ़रोख्त कर दे, क्योंकि उसके बाद जो है वो वहाँ पर ऑपरेट नहीं किया जा सकेगा टिकटॉक। और हम ये देख भी रहे थे कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू भी थी, जब वो बयान वगैरह देते तो वो ये कहते थे कि वो चाइनीज तमाम प्रोडक्ट का भी बायकॉट करेंगे। बेसिकली इनसिक्योरिटी है अमेरिका को चाइना से कि उनकी मईशत मुसलसल बेहतर हो रही है, उनकी प्रोडक्ट्स अमेरिकी मंडियों तक पहुंच रही हैं
उसके ऊपर गलबा हासिल कर रही हैं। तो ये मसला वो नहीं है कि जी बच्चों की तरबियत के अंदर नुकसानदेह है या एक गलत तरबियत का बायस बन रही है, बल्कि मसला है इकॉनमी का और उस इकोनॉमिक वॉर का, जिसके खौफ से अमेरिका इस ऐप को बंद करने जा रहा है और बाकायदा अब इस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और एक सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें लीडिंग रोल है उस्मान अंसारी के नाम से, जो कि बहुत ही मुश्किलात का शिकार रहे हैं। अपने आसपास जो मौजूद आजमाइशें थीं, जो चैलेंजेस थे, लेकिन उन पर ओवरकम किया और फिर मुख्तलिफ तालीमी इदारे बनाने में रसाइल होने के बावजूद खुद भी तालीम से आरास्ता हुए और फिर आगे नस्लों को भी उन्होंने तालीम से आरास्ता करने का जो बीड़ा उठाया है वो काबिल तहसीन है। हम उस्मान अंसारी को वेलकम कहेंगे। वेलकम टू शो उस्मान। उस्मान, जिस तरह से आपने खुद तालीम हासिल की, यकीनी तौर पर बड़ा ही चैलेंजिंग साबित हुआ आपके लिए, और फिर ये बड़ी अचीवमेंट है कि आपने खुद तो तालीम हासिल की मुश्किल हालात से गुजरते हुए, फिर आपने दूसरे लोगों के लिए मशले राह बन गए और तालीमी इदारों पर तालीमी इदारे अब खोलते चले गए और बहुत सारे लोगों को जो कि वसाइल नहीं रखते थे उनको भी तालीम से आरास्ता करते रहे। किस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ? जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मैम। देखिए, जब इस सफ़र का आगाज़ किया था मैंने, तो 3 स्टूडेंट्स थे जो मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे। घर में एक छोटे से कमरे से इस सफ़र का आगाज़ किया था। तो उन 3 बच्चों से 3 साल के अरसे में 3 से 4 इदारों तक का जो सफ़र है, उसमें मैं अल्लाह ताला का बेहद मशकूर हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी फ़ील्ड के अंदर अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, देखने वाले नाज़रीन हैं, उनको मैं एक मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ कि 3 चीज़ें जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं ज़िंदगी में किसी भी जगह पर कामयाबी हासिल करने के लिए। सबसे पहले नंबर पर ये है कि आपका मेहनती होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला उसका किसी न किसी जगह पर आपको ज़रूर सिला अता करता है। देखिए, हमें न्यूटन के तीसरे कानून पे पूरा-पूरा यकीन होता है, लेकिन हमें रब के मेहनत के कानून पे मुकम्मल यकीन नहीं होता। हमें अपने अंदर ये यकीन पैदा करना पड़ेगा कि वो मेहनत जो आज हम कर रहे हैं, उसका सिला हमें ज़रूर मिलना है। वो रब जो हमें 70 माओं से ज़्यादा चाहता है, उसे बेहतर पता है कि मैंने किस मौके पर अता करना है, कितना अता करना है और किस शक्ल में अता करना है। खूबसूरत तो बात पहले की नंबर आपने पर तो ये उस्मान। है कि आपके अंदर मेहनत यकीनी तौर आदत होनी चाहिए। बहुत ही ज़रूरी है। एक तो ये बताएगा कि आपके जो इदारे हैं वो कौन कौन से कहाँ तक तालीम ऑफ़र कर रहे हैं, आपने कितनी तालीम हासिल की और अब प्लान्स क्या हैं आगे के? जी सर, मेरा एमफिल जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। मैंने कुछ अर्सा जो है यूनिवर्सिटी में विजिटिंग पर पढ़ाया भी है और टाइम्स इंटरनेशनल स्कूल के नाम से एक इदारा है मेरा, 2 ब्रांचेस हैं उसकी, और टाइम्स एकेडमी ऑफ साइंस एंड कॉमर्स के नाम से एक इदारा है, और इसके अलावा जो है वो टाइम्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज के नाम से एक इदारा है। बाकी मैं एज ए टीचर्स ट्रेनर काम कर रहा हूँ, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो 4-5 साल से काम कर रहा हूँ। अरे तो इतनी छोटी सी फ्यूचर के उम्र हवाले लगती में है ये आपकी है, उस्मान, देखिए, कैसे इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं आप, इतने इदारे रन कर रहे हैं और फिर एक सक्सेसफुल करियर आपका है माशाल्लाह से। किस तरह से ये तमाम चीज़ें आप मैनेज कर रहे हैं? देखिए, इसके लिए मैम मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैं अभी ज़िक्र कर रहा था, एक तो आपका मेहनती होना ज़रूरी होता है और दूसरा अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट रख कर इस दुनिया में भेजा होता है। हमें उस टैलेंट को डिस्कवर करना है और उसको पॉलिश करके जो है उसको आगे लेकर चलना है। और तीसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप लोगों से, मैं कहा करता हूँ कि दुआएँ लेना सीखें। बाज़ दफ़ा पूरी मेहनत और पूरे टैलेंटेड होने के बावजूद भी आप कोई कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। उसकी वजह क्या होती है कि आपने लोगों से दुआएँ नहीं ली होती। तो जितनी आप दुआएँ लेते हैं, उतना ही आपके लिए कामयाबी का सफ़र जो है वो आसान हो जाता है। फिर दूसरा ये था कि मैंने मैनेजमेंट पढ़ी थी, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा था, तो मैंने कोशिश किया कि उन्हीं चीज़ों को जो है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हुए छोटे-छोटे बिज़नेस मॉडल्स जो हैं वो उनको जो है वो लॉन्च किया जाए। तो अल्लाह ताला का करम है कि बड़े बेहतरीन अंदाज़ में जो है वो चल रहे हैं। इस अच्छा, वक़्त आपने जो है वो बिजनेस मेरे पास मॉडल के तौर तकरीबन पर 28 इन से इदारों 30 को लोग जो है वो शुरुआत काम कर इन रहे हैं। इदारों की और इनको फैलाया, एक के बाद दो, दो के बाद तीन और फिर 4 इदारे आपने बनाए, या फिर आपने ये सोच कर बनाया कि मुझे बच्चों को, वो लोग, उन लोगों को जो कि तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को इस मकाम तक पहुँचाना है, उन लोगों के साथ मिलकर जो है वो काविशें आगे बढ़ानी है और एक पाकिस्तान को पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाना है। क्या सोच थी आपकी जब आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया? जी, बिल्कुल मैम, यही सोच थी कि हमारे यहाँ आम तौर पर जो है
बच्चों को एक ट्रेडिशनल वे में तालीम दी जाती थी कि उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह पढ़ाई जाती थी। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मैंने ये फील किया कि बच्चों को जो रूटीन वर्क है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, उसके साथ-साथ उनको जीना भी सिखाया जाए। इशफाक साहब कहा करते थे कि एक बड़ा उस्ताद वो है जो किसी मज़मून को आसान कर दे और एक उससे भी बड़ा उस्ताद वो है जो ज़िंदगी के मज़मून को आसान कर दे। तो हमारे बच्चों के लिए जो ज़िंदगी का मज़मून है, उसे कौन आसान करेगा? तो ये सोच लेकर हम आगे बढ़े थे कि बच्चों की पर्सनैलिटी बिल्डिंग के ऊपर भी काम किया जाए, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स के बहुत ही ऊपर काम ज़बरदस्त अच्छा किया काम सोच जाए। कर रहे है हैं आप। माशाल्लाह। ये मान- जो आपका प्लान है, अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाब करे। ज़बरदस्त प्लान है। जो मुश्किलात आपने देखी हैं, आप अब उन मुश्किलात को कम करने के लिए मैदान में उतरे हैं और आपने ये 4 इदारे जो बनाए हैं, हम दुआ करते हैं कि ये 400। बहुत शुक्रिया। उस्मान अंसारी हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे और ये वो सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिनको शेयर करने का मकसद ये है कि वो काम जो कि हुकूमतों के करने का है, ये लोग इंडिविजुअली कर रहे हैं क्योंकि ख़ुद इन्होंने उन चैलेंजेस को, उन मसाइल को, उन मुश्किलात को फेस किया अपने सफ़र के दौरान। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। चीनी शख्स ने एक मशहूर कार्टून है शिनचैन, उसका घर बना दिया है, करोड़ों रुपए लगा दिया जी। ऐसे इस कार्टून शौकीन लोग मौजूद हैं जी। बचपन में मेरे ख्याल में ये देखते होंगे तो उन्होंने अच्छा, उसको शिनचैन प्लान कर अभी लिया भी होगा। चलता है और अभी भी बच्चे उसको बड़े शौक से देखते हैं, लेकिन उसकी तरह का एक घर बना देना ये एक बड़ा मुनफरिद तरीका है। बच्चों के लिए दोस्ताना कॉमेडी सीरीज़ का आलमी मदाहों की तादाद है ये जो बड़ी है, जो कि ये कार्टून देखते हैं। तो अगर आप सच्चे परिस्तार हैं, किसी की एक बड़ा शौक रखते हैं, किसी को बहुत पसंद करते हैं, तो फिर उसको कैसा घर आप देखना चाहते हैं। कोई अगर मूवी को, किसी कार्टून को बहुत ही सीरियस ले ले और अपनी उसकी एक ज़िंदगी को जिंदा उसके मिसाल है। मुताबिक बनाना चाहे, तो ये शख्स उसकी अमली मिसाल है और उसने अपने घर को ऐसा डिज़ाइन किया। तो एक दिलचस्प स्टोरी है नाज़रीन। करोड़ों रुपए लगाया इस 21 साल नौजवान ने इस घर को बनाने में। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि तकदीर, किस्मत और नसीब, इसमें फ़र्क क्या है, और अगर सब कुछ अगर तकदीर में लिखे के मुताबिक होना है तो एफर्ट की ज़रूरत क्या करते है, हैं। बिल्कुल, उसकी ज़रूरत इस क्या पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाएगा। स्टे विद अस। हाँ जी, वेलकम बैक। अभी एक दिलचस्प खबर है मिस्र से नाजरीन, और नौजवान की अपनी तीनों महबूबाओं से एक साथ शादी की अनोखी तकरीब हुई है जी। मेरे ख्याल में इसका तो ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। बिल्कुल, इसकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो दुनिया ही गया जन्नत और बन गई बहुत है। सारे लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर या दीगर ममालिक के अंदर वैसे अगर ये बंदे से मिलने पाकिस्तान की में ख्वाहिश होता, रखते अगर ये होंगे। पाकिस्तान में होता, आप इमेजिन कर ऐसा सकते मुमकिन नहीं हैं था। इसके तो पर खर्चे उड़ा देने थे बिल्कुल, आप तीनों दुरुस्त बेगमों फरमा ने, रहे हैं। और फिर बाकी जो इसके उसके, अफेयर्स होंगे फिर उसके उन्होंने, दोस्त अहबाब ने या उसकी फैमिलीज ने, लड़कियों की फैमिलीज ने, किसी ने इसको ऐसा जीने मेरे ख्याल नहीं में देना मिस्र था। में ही हो सकता है। हमारी ढेरों नेक ख्वाहिशात, इसमें दुल्हा एक और दुल्हने तीन, और ये आप मनाज़िर और भी मेरे देख ख्याल में सकते हैं। इसकी जो तकदीर है इसमें ही ये खुशकिस्मती लिखी थी कि दुनिया ही इसकी जन्नत बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही लेकिन कह रहे हैं। अब ये तो आगाज मुझे पता है। ये तो आगाज है, और ये ओपनिंग इनिंग है। इसके बाद क्या होता है, 6-4 महीने के अच्छा, बाद वैसे दूल्हा बड़ा मुस्कुराता हुआ आटे नजर आ दाल रहा का है। भाव पता लगेगा। भाई साहब को अभी तो मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, वो देखें जिस तरह से इंट्रोडक्शन करवा रही हैं, तीन मेरी जो है वो महबूब बीवियां माशाल्लाह से, और तीनों एक ही दिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। ये भी नहीं किया कि एक के साथ पहले शादी, दूसरी। लेकिन अच्छी रिवायत है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों कुछ सीखो इनसे, कुछ सीखना बिल्कुल, चाहिए। सीखिए लेकिन ये इनसे। तकदीर का जो मामला है, क्या वाकई में ये तकदीर है, किस्मत है, या फिर नसीब है? इन तीनों चीज़ों में फ़र्क क्या? हमारा टॉपिक भी तो यही है। बिल्कुल जी। बात वही और जो लोग ये कहते हैं कि तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता, और फिर लोग ये भी कहते हैं कि नसीब बदले जा सकते हैं दुआओं से या फिर अपनी अच्छे अमाल मेहनत से। जी हाँ। तो किस तरह से बदले जा सकते हैं और क्या इनमें मुताबिकत क्या है, फ़र्क क्या है? आहत काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिसर्च स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। वेलकम टू शो। फात भाई, ये क्या इन चीज़ों में फ़र्क है या एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं? और फिर अगर तकदीर में सब कुछ लिखा है तो आप, मैं, हम सब एफर्ट क्यों करते हैं, कोशिश क्यों करते हैं? वाह वाह वाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक्स अ लॉट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इल्मुल कलाम का, इल्मुल अकीदे का बहुत बड़ा सवाल, और इस सवाल के ऊपर फॉर सेंचुरीज़ मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं वो गौर व फिक्र करते रहे हैं। मगर आगाज़ में मैं आपके सामने हज़रत अली मुर्तज़ा का एक कौल रखना चाहता हूँ। ये मिशकातुल मिसाबी हमारी अहादीस की किताबों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, और इसकी शरह की मुल्ला अली कारी ने, बहुत टावरिंग स्कॉलर हमारे अहले सुन्नत के इमामों में से। तो मुल्ला अली कारी कोट करते हैं हज़रत अली मुर्तज़ा से, तकदीर के हवाले से किसी ने सवाल किया तो आपने फरमाया ये अंधेरी राह है, इसमें मत चलो। फिर किसी ने दोबारा कहा तकदीर के बारे में कुछ अता करें, तो आपने कहा गहरा समंदर है, इसमें मत दाखिल हो।
और फिर पूछा सर फिर भी कुछ बताएं। तो आपने फरमाया ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, तुम इसकी तफ्तीश और जुस्तजू ना करो। अच्छा, एक दर्जे पर हमने तकदीर पर ईमान लाना है, ये आर्टिकल्स ऑफ फेथ में से है कि अच्छी और बुरी तकदीर रब की तरफ से। तो एक लेवल के ऊपर हमने ईमान लाना है, और दूसरे लेवल पर वही सवाल जो आपने आगाज़ में किया कि अगर सब कुछ ऑलरेडी लिख दिया गया है तो फिर मैं क्यों काम कर रहा हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। हज़रत अली मुर्तज़ा से रवायत है, सही मुस्लिम में रिकॉर्डेड है, सुनन तिरमिज़ी में रिकॉर्डेड है, फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन की तरफ यूँ देख रहे थे और फिर आसमान की तरफ देखने लगे, और फिर इरशाद फरमाया कि इस कायनात में, हदीस का मफहूम है, कोई नफ्स ऐसा नहीं है इसके बारे में रब को इल्म ना हो कि वो जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा। अच्छा, तो सहाबा ने फरमाया, मैं इसको जरा कंक्लूड करूं, सहाबा ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सब कुछ तकदीर में ही है ऑलरेडी, तो फिर वही वाला सवाल कि हम अमल क्यों करें। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अमल करते रहो, स्ट्राइव, कीप वर्किंग, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए वो शय आसान कर दी है जिसके लिए तुम्हें पैदा किया है। तो एक लेवल पर तकदीर पर ईमान लाना है, दूसरे लेवल पर हमें खुदा ने फ्री चॉइस भी दी है, हम चूज़ भी कर सकते हैं। तो उलमा ने तकदीर के 3 लेवल्स बताए हैं जो हमें ये सारा सवाल रिजॉल्व करने में मदद देंगे। एक को कहते हैं तकदीर मुबर्रम हकीकी, दूसरे को कहते हैं तकदीर मुबर्रम गैर हकीकी, और तीसरे को कहते हैं तकदीर मुअल्लक, द हैंगिंग तकदीर। तो तकदीर मुबर्रम वो है जिसके बारे में हदीस में आया कि स्याही खुश्क हो गई, जो लिख दिया गया वो मैं इन तीनों लेवल्स पर आऊंगी। फासद पहले इस तरफ आ जाती हूँ कि जब ये कहा जाता है कि जो तकदीर है वो लिख दी गई है और अल्लाह ताला हर बंदे की तकदीर पहले से जानता है, उसके अंदर ये भी फिर बड़ा वाज़े कहा गया है कि तकदीर के अंदर वो चीज़ें हैं जिनका अल्लाह ताला ने पहले से तय कर दिया है कि मौत कब वाक़ई होगी, कोई कब दुनिया में लाया जाएगा और उसको कितना अता किया जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो कि पहले से तयशुदा, उनकी तादाद, उनका वक्त जो मुकर्रर कर दिया गया। फिर नसीब की बात आ जाती है, तो नसीब में कहा जाता है कि वो चीज़ें जो कि दुआओं से, अमाल से बदली भी जा सकती हैं, और वो मौत नहीं है, वो रिस्क जितना लिख दिया गया है वो नहीं है। आप जल तो ले सकते हैं लेकिन आप उसका वो नहीं बदल सकते कि इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। शादी का वक्त मुकर्रर है लेकिन आप उसके अंदर बेहतरी की तो दुआ कर सकते हैं, वो नसीब में है फिर आपके। तो ये जो एक डिफरेंस है इसके अंदर, लोग इसको मर्ज भी कर देते हैं, ये इसमें डिफरेंस है और कितना है, और क्या वाकई नसीब बदला जा सकता है, तकदीर नहीं बदली जा सकती, जिसके बारे में कुरान पाक के आपने हदीस के थ्रू बयान भी कर दिया कि तो अल्लाह के पास ही है इसका इल्म। इसके हवाले जी बेशक, देखें एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की है, ये जो आप सवाल कर रही हैं इसी में जो हदीस का टुकड़ा और जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ इसी में इसका जवाब आ जाएगा। तकदीर मुबर्रम वो मामलात हैं जो अटल हैं, मैं कहाँ पैदा होऊंगा, मेरी मौत का वक्त, मेरा रिस्क, ये सरकार दो आलम ने, सही मुस्लिम की हदीस हैं, जामे तिरमिज़ी की, ये अटल है, ये तकदीर मुबर्रम हकीकी है, ये बदलेगी नहीं, ये बदली नहीं जा सकती। तकदीर मुबर्रम गैर हकीकी ये भी ऑलमोस्ट अटल ही है। मगर अगर किसी नबी अलैहिस्सलाम की शिफात मिल जाए, सिफारिश मिल जाए, दुआ हो जाए, तो तकदीर मुबर्रम गैर हकीकी शायद तब्दील हो। वो क्या क्या हो सकती है? उसके अंदर बहुत से मामलात, शिफात रिलेटेड मामलात हो सकते हैं, सिफारिश, लेकिन उसमें भी अगर रब्बुल इज़्ज़त मौत का वक्त नहीं बदलेंगे, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो रब्बुल इज़्ज़त ने फिक्स कर दी, ठीक है। तकदीर मुअल्लक वो दायरा है, रिस्क मेरा फिक्स्ड है मगर मैं रिस्क हासिल कैसे करता हूँ, हलाल तरीके से, हराम तरीके से। अब यहाँ पर मेरे पास चॉइस है, इख्तियार है। तो तकदीर मुअल्लक के मामला जिनको आप नसीब कह रही हैं, उसमें खुदा ताला ने मुझे चॉइस दी हुई है, इख्तियार दिया हुआ है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है जो हमने अपने व्यूअर्स को बतानी है, जो चीज़ें रब ताला ने फिक्स्ड कर दी हैं उस पर वो इम्तिहान नहीं लेता, इम्तिहान भी आपसे उन चीज़ों में ले रहा है जिन चीज़ों पर आपको इख्तियार दिया। छोटी सी इसी की मिसाल कि एक शख्स के दुनिया से जाने का वक्त लिख दिया गया है, लेकिन वो मौत तिबी मौत है, नेचुरल डेथ है, या वो खुदकुशी कर लेता है, तो ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है जिसकी आप बात कर रहे हैं। बेशक अगर आप खुदकुशी कर रहे हैं तो आपने इंटरफियर किया ना, आपने इख्तियार किया एक काम, तो वो हराम काम था, आपको इंटरफेरेंस की वक्त उसका मुकर्रर लिखा था, तभी आपने मरना था, लेकिन आपने बिल्कुल मरना आपने तभी था, बेशक मरना आपने तभी था। इसमें हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की जो कश्फुल माजूब है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन है। इमाम हसन का एक लेटर उन्होंने कोट किया हसन अल बसरी को, जो हमें एक और लेवल के ऊपर लेके जाता है। इमाम हसन से सवाल हुआ, हसन अल बसरी ने कहा तकदीर के मामलात के पर इरशाद फरमाए, इमाम हसन ने फरमाया
कि तकदीर पर जो ईमान ना लाए वो समझें कि ये हालत कुफर में चला गया। तकदीर पर ईमान लाना कि अल्लाह की तरफ से तकदीर है, ये ईमान की निशानियों में से निशानी है। और जो अपने बुरे कामों को रब के ऊपर थोप दे, ये भी गुमराही है। यानी तकदीर को हमने यूं अंडरस्टैंड करना है कि एट वन लेवल रब ताला की तकदीर मुबर्रम जो उसने मौत रिज़्क़ के मामला लिखे हैं वो फिक्स्ड है। Having said that, जो बुरे काम मैं कर रहा हूं उसका जिम्मेदार मैं हूं, रब नहीं है। मैं हूं। अच्छा, एक और चीज़ ये भी कि एक जो आपकी बातों से अखज़ कर पा रहा हूं मैं कि तकदीर को मानना, उस पर यकीन रखना ये बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर जोर दिया गया है, लेकिन उसको कुरेदने से मना किया गया। किसी पामे से, किसी नजूमी से आप राब्ता करके जो गैब का इल्म है उसे जानने की या कुरेदने की कोशिश ना कीजिए, ये कुफर में आपको ले जाएगा। बेशक इसमें ये भी बड़ी ये इंपॉर्टेंट एंगल है। सरकार दो आलम की इसमें जामे तिरमिज़ी की हदीस मौजूद है सलमान अल फ़ारसी से, उसमें सहाबा कराम तकदीर के ऊपर कॉन्वर्जेशन कर रहे थे तो सरकार दो आलम जलाल में आ गया। आपने कहा कि मैं तुम लोगों को इसलिए मबूस नहीं हुआ कि तुम लोग इन मामलात के ऊपर गौर करो, मैंने तुम्हें एक फ्रेमवर्क दिया है शरीयत का, गौर उस पर करना है। तो फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, जिस तरह इकबाल ने कहा ना, तकदीर के पाबंद है नबातातो जमादात, मोमिन फ़कत एहकाम इलाही का है पाबंद। मुझे शरीयत के फ्रेमवर्क्स दिए हुए हैं, उसके अंदर मुझे इख्तियार दिया गया है, विल दी गई है, चॉइस दी गई है, मेरा काम है मैं उस दायरे के अंदर रहूं। और एक जो अहम बात है, मेरा जो शऊर है, मैं अपने लिमिटेड शऊर से खुदा के शऊर पर ना हुक्म लगा सकता हूँ ना उसको समझ सकता हूँ। अच्छा फ़ाज़ साहब, एक और चीज़ भी है कि लोग ये कहते हैं कि मेरी किस्मत में यही शादी यहाँ पर ही होना लिखा था, या तकालीफ मेरी शादी में होना लिखी थी, या फिर औलाद मेरी किस्मत में लिखी नहीं थी, या फिर मैं अगर फ़लाँ के साथ शादी हो जाती, यहाँ शादी ना होती तो मेरी औलाद हो जाती। इस हवाले से भी थोड़ा बताइएगा कि तकदीर में लिख दिया गया है कि औलाद आपकी होगी और आपके बच्चे किस शौहर से या किस बीवी से आपको मिलेंगे, या फिर ये जो दूसरी शादी तीसरी शादी वालिदैन इस चक्कर में भी करा देते हैं कि किस्मत में है दूसरी शादी करवा देते हैं उससे हो जाएगा तीसरी से, ये क्या इस हवाले से क्या कहते हैं? अल्लाह का इल्म। आप इस तकदीर के सवाल को यूं अंडरस्टैंड करें कि एक फिल्म है, आप फिल्म देख के आपको पता चलता है स्क्रिप्ट क्या है। रब्बुल इज़्ज़त इसका मोहताज नहीं है कि आप काम करेंगे तो वो लिखेगा, वो तो ऑलरेडी देख चुका है। रब्बुल इज़्ज़त इटर्नली जानता है आप क्या करेंगे कल। तो रब्बुल इज़्ज़त का ये इल्म है जो उसने ऑलमोस्ट लिख लिया हुआ है। ठीक है, ये बात अपनी जगह है। अब आगे शरीयत का दायरा, अगर किसी शख्स को औलाद का मामला है, नहीं हो पा रही, तो वो दूसरी शादी करने में इजाज़त है। वो शरीयत की हर चॉइस जो शरीयत ने उसको दी है वो उसको एक्सरसाइज करे। आपने जिस दायरे में आप आज़ाद हैं, शरीयत आपके लिए रोल मॉडल है, तकदीर को आपने जिम्मा नहीं लगाना। वहाँ तकदीर यकीनी तौर पे है, अल्लाह ताला ने वो लिखी हुई है, बट क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है अल्लाह ने क्या लिखा हुआ है, यही वो कैच है। तो मेरे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? शरीयत। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़ ये भी फात भाई कि हम बात ये कर रहे थे, जिस तरह से सवाल शुरू हुआ था कि अगर तकदीर में सब कुछ लिखा है तो हम एफर्ट क्यों करते हैं, तो उसका जवाब ये भी तो दिया गया, हवाला आप बेहतर बता सकते हैं, कि जिसकी तकदीर में ही ये लिख दिया गया हो कि तुम एफर्ट करोगे तो फिर तुम्हें यह मिलना है, चाहे वो रिस्क हो, कोई नेमत हो, या कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई एजाज़ मिलना हो। वो अगर शर्त ये लिख दी गई है आपकी तकदीर में ही एफर्ट के साथ, तो फिर तो आपको बगैर किए मिलना ही नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल आप लेके गए। एक वर्ड इस्तेमाल होता है कज़ा। कज़ा अल्लाह का इरादा, ठीक है ना, कहते हैं कि कज़ाई इलाही से इंतकाल कर। जी जी जी। कज़ा असल में वो प्रिंसिपल्स हैं जो अल्लाह ने बनाए हैं, जिन प्रिंसिपल्स के तहत वो तकदीर को बनाता है। कज़ा का प्रिंसिपल क्या है? तुम नेकी करो तुम्हें अजर मिलेगा। इसी तरह कज़ा का ये प्रिंसिपल है, कुरान में अल्लाह ने कह दिया लईसल इंसान इल्ला मासा, आदमी के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अगर मैं और आप एफर्ट ना करें और फिर तकदीर को दोष देते रहें कि मेरी तकदीर में ये लिखा था, तो ये आप खुदा के ऊपर एक गलत किस्म का ब्लेम लगा रहे होंगे जो आपको और मुझे लगाने की इजाजत नहीं है। और हमें इसकी खोज में भी जाने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया सब खूबसूरत बातें हैं, लेकिन तकदीर के लिए ये ज़रूरी है चीज़ें अल्लाह के फैसलों के ऊपर यकीन रखना, और फिर वही बात कि उसको कुरेदा ना जाए। और जो औलिया कराम है, जो अल्लाह के बुजुर्ग हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि जो हो चुका है उस पर अफसोस भी ना करो कि अगर मैं ये कोशिश कर लेता तो ये ऐसा ना होता, या ये नेमत मुझसे ना छिनती, या ये मुझे हासिल हो जाता, तो ये भी
कुफर के लेकिन अल्लाह ताला ने आपके सामने रास्ते खुले कर दिए हैं और आपको बता दिया है कि क्या बेहतरीन रास्ता है और क्या गलत रास्ता है। आपकी चॉइस है कि आप क्या रास्ता चूज करते हैं वो चीज़ हासिल करने के लिए जो कि आपकी तकदीर में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए मुगलिया दौर के शानदार तामीराती शाहकार की, और वो है जनाब, वैसे तो लाहौर में बहुत से हैं लेकिन हम बात करें मस्जिद वज़ीर खान की, जो कि पुरानी तारीख़ी मस्जिद है और वज़ीर खान दिल्ली दरवाजे में वाक़ है, जो लाहौर के रहने वाले में यकीनी तौर पर देख चुके होंगे। बिल्कुल जी, और ये मस्जिद बहुत ही नफीस तरीन सकाफती काम के साथ हमें नज़र आती है। ये मुगलिया अहद में तामीर होने वाली खूबसूरत तरीन मस्जिद है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, देखते हैं। इस पर हमें दीजिए इजाज़त, मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।